एफआईआईज़ की बिकवाली फिर एक बार भारतीय बाजारों में बढ़ती हुई। भारतीय बाजारों के परफॉर्मेंस की बात करें तो ईयर टू डेट बेसिस पर काफ़ी कमज़ोर परफॉर्मेंस रहा है। बाकी एशियाई बाजारों से कंपेयर करें तो इस पर चर्चा करेंगे विस्तार में। अगले 2.5 घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं, खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। कई सारे दिग्गज मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपको आज के सत्र के लिए रणनीति और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं वो 4 बड़े ट्रिगर्स पर जिस पर भारतीय बाजारों की आज के सत्र में नजर रहेगी। और ग्लोबल बाजारों की बात करें तो यहाँ पर कल के सत्र में काफी एक्शन दिखा। नैस्डैक 1.5% टूटा। गिफ्ट निफ्टी से हल्की सी कमजोर ओपनिंग के संकेत, 20 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। अमेरिकी बाजारों में टेक शेयरों में कल भारी गिरावट दिखी एनवीडिया के नतीजों से पहले। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की 6,300 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने फिर एक बार खरीदारी की। वहीं ब्रेंट $75 पर बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ। कमोडिटी मार्केट में पिछले कुछ दिनों से एक्शन दिखा है। डोमेस्टिक न्यूज की बात करें तो सरकारी बैंकों में हिस्सा बिकेगा। गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है, जिसके चलते मर्चेंट बैंकर्स से गवर्नमेंट ने बोली मंगाई है। 27 मार्च ये आखिरी डेट होगी मर्चेंट बैंकर्स को अपनी बिड्स सबमिट करने के लिए। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो, इस पर गोल्डमैन सैक्स की काफी बुलिश रिपोर्ट आई है, जहां पर उन्होंने 5,050 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। पैसेंजर लोड फैक्टर बढ़ता हुआ नजर आया कई फैक्टर्स के चलते, जिसके चलते उनका नजरिया पॉजिटिव और 5,050 रुपए प्रति शेयर का उन्होंने लक्ष्य रखा है। तो ये 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। लेकिन ग्लोबल बाजारों की बात करें तो कल अमेरिकी बाजारों के टेक शेयरों में गिरावट दिखी। एनवीडिया के नतीजे कल आते हुए नजर आएंगे। एशियाई बाजारों में भी ज्यादातर कमजोरी ही दिखी है। वही गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 20 अंकों की गिरावट के साथ शुरुआती ट्रेड में नजर आ सकते हैं, ऐसे संकेत निकल कर आ रहे हैं। लेकिन अभिषेक, आप बताएं इसके अलावा कौन से बड़े ग्लोबल फैक्टर्स हैं जिस पर हमारी नजर रखनी चाहिए। शेषा, देखिए एशियाई बाजारों में कमजोरी हमें चौतरफा दिख रही है। हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी थोड़ी रिकवरी आ रही है। और निक्की की जो कमजोरी थी करीब 500 अंकों की, वो रह गई है 300 अंकों की। हांगकांग की बात करें, यहाँ पर भी करीब 2-2.25% के आसपास से गिरावट थी। ये गिरावट अब रह गई है 1.5% के आसपास की। तो थोड़ी सी सपोर्ट लोअर लेवल से आ रहा है। दरअसल देखिए एशियाई बाजारों में भी ट्रंप के जो टैरिफ को लेकर अनिश्चितताएं हैं वो हावी हो रही हैं और उससे चलती है हम कमजोरी देख रहे हैं। कल अमेरिका में भी हमने देखा कि एक कमजोर सत्र रहा। अगर हम नेस्डेक की बात करें, डाउ जोन्स में हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी आई, करीब 250 अंकों के आसपास की। हर निशान में जाके बंद जरूर हुआ है, लेकिन नेस्डेक करीब 125 अंक टूटा है। तो वहां से भी कोई ऐसे बाजार के सपोर्टिव संकेत नहीं है। एनवीडिया के नतीजे कल आएंगे, उस पर बाजार की नजर रहेगी। नतीजों से पहले 3% शेयर टूटा है। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, वहां पर भी 1% के आसपास से गिरावट रही है, क्योंकि कंपनी डेटा सेंटर पर अपनी जो स्पेंडिंग है उसको घटाने जा रही है और बाजार ने इसको थोड़ा सा नेगेटिवली लिया है। तो ये एक्शन रहा अमेरिका का। और अगर हम अगर आर्थिक आंकड़ों की बात करें तो आज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़ों पर बाजार की नजर रहने वाली है। एशिया में चौतरफा कमजोरी है। आप गिफ्ट निफ्टी भी देख रहे हैं, करीब 25 अंकों की हल्की सी गिरावट पर खुलने के संकेत दे रहा है। लेकिन अगर हम ईयर टू डेट की बात करें, निफ्टी करीब करीब 5% टूट गया है। और जिन बाजारों से हम कंपेयर करते हैं, मतलब पूरे दुनिया भर के बाजारों के मुकाबले कमजोर प्रदर्शन रहा है। डाउ इस साल करीब 2.5% चढ़ा है, लेकिन निफ्टी आप देखिए 5% टूटा है। तो ये डाइवर्जन भी साफ साफ आपको दिख रहा है। हम थोड़े ज्यादा परेशान हो रहे हैं। बाकी अगर हम संकेतों की बात करें तो सोने में थोड़ी सी चमक बढ़ी है। कॉमेक्स पर भाव $2960 के आसपास कारोबार कर रहा है। नया हाई भी बना है सोने पर $2980 के आसपास का। और क्रूड को हम देख रहे हैं कि ईरान पर अमेरिका ने कुछ नए प्रतिबंध लगाए हैं, उनके ऑयल टैंकर्स पर, उनकी इंडस्ट्री पर, ब्रोकर्स पर, शिपर्स पर। और इसके चलते थोड़ी सी लोअर लेवल से हमने स्ट्रेंथ देखी है कच्चे तेल में। लेकिन भाव जो है वो $76 के आसपास ही है कच्चे तेल का। तो ये चीज है। एक अच्छी चीज ये हो रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको खत्म करने को लेकर हो सकता है कि बहुत जल्द आपको कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट वहां से आते हुए दिखे।
कल व्हाइट हाउस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक हुई है और ट्रंप ने कहा है कि वो जल्द से जल्द चाहते हैं कि ये युद्ध खत्म हो जाए और उस दिशा में आगे चीजें बढ़ रही हैं। पुतिन की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है। पुतिन ने ये कहा है कि अगर इस युद्ध को समाप्त करने में यूरोप अगर मध्यस्थता करता है तो उनको इस चीज से कोई ऐतराज नहीं है। आपने जेलेंस्की के बयान सुने ही होंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि उनका थोड़ा अलग स्टांस था। उन्होंने कहा कि नाटो की सदस्यता मिल जाती है तो वो राष्ट्रपति का पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। देखते हैं, लेकिन ये जरूर पता चल रहा है कि जल्द से जल्द वहां पर युद्ध समाप्त करने को लेकर शांति समझौता दोनों देशों के बीच में हो सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि यूक्रेन में जो मिनरल्स है उसको लेकर भी वो डील कर सकते हैं, तो उनकी नजर वहां पर भी है। बिजनेस फर्स्ट ट्रंप की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अपने संकेत की बात करें, कल हमने तेज गिरावट देखी बाजार में, शुक्रवार का कंटिन्यूएशन देखा और हालांकि आज थोड़ी सी सुस्ती के ही संकेत हैं। 19 अंकों की गिरावट दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी। देखते हैं हमारे यहाँ शुरुआत किस तरह की होती है। लेकिन देखिए सेंटिमेंट कमजोर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी दुनिया भर के बाजारों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम कमजोर हो रहे हैं और सबसे ज्यादा कमजोर हैं। आप निकेई से तुलना कर लीजिए, निकेई 2% इस साल गिरा है लेकिन हम गिर गए 5%। आप अगर हांगकांग को देखेंगे, हांगकांग इस साल करीब 17% चढ़ा है हैंगसेंग और हमारे यहाँ गिरावट रही है डाउ के मुकाबले। बाकी अगर आप यूरोप के बाजार में देखेंगे, फ्रांस के बाजार में देखेंगे तो 10% चढ़ा है वो। तो बाकी सभी बाजारों से अपनी स्थिति कमजोर लग रही है और उसके पीछे ट्रंप की टैरिफ वाली टेंशन तो है ही, बाकी एफआईएस की जो लगातार सेलिंग चल रही है वो भी मूड को डिस्टर्ब करने का काम कर रही है। तो चलिए इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करते हैं कि आज के सत्र में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। एफआईएस के नंबर्स को आप किस तरह से देखें। कल कैश में फिर से 6,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग आई है और अगर आप इस साल की बात करें तो 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की नेट जो एफआईएस की निकासी भारतीय बाजारों से हो चुकी है। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी गुड मॉर्निंग। तनाव वही है, मतलब दिन पर दिन महीने महीने बीतते जा रहे हैं लेकिन एफआईएस लौट नहीं रहे हैं और ये बाजार के लिए टेंशन का कारण बना हुआ है। गुड मॉर्निंग आशीषा, गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए मार्केट्स के अंदर ये प्रॉब्लम तो है ही और ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में हमने सबसे पहले थोड़ी सी इसमें बढ़त पालानी थी और हमने आपके सामने ये बात हमेशा से रखी कि जब तक एफआईएस नहीं आएंगे आप बाज़ार के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी देखेंगे ही नहीं। आप कर लीजिए आपको जो करना है ना। और ये बात देखिए हमारी मेरे को बताते हुए बड़ी वैसे दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है। खुशी इस चीज़ का हो रहा है कि एनालिसिस बिल्कुल सटीक हुआ, दुख इस चीज़ का हो रहा है कि बाज़ार टूट गया और बाज़ार ऐसी जगह पर आके भी टूट रहा है और ऐसी जगह पर आके खड़ा हुआ है जहाँ पर धीरे धीरे करके आपके मार्जिन्स की प्रॉब्लम्स, आपके इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स अब आपको नोटिफाई हो रही हैं। हालांकि मीन सभी के लेवल्स के चेंज के अंदर अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ। मैं थोड़ा रिटेलर्स की इस बार हिम्मत के दाव भी दूंगा। उन्होंने जैसे तैसे करके अपने माल को अभी भी खड़ा किया हुआ है। रिटेलर्स की लॉन्ग पोजीशंस मार्केट्स में कम नहीं होने का नाम ले रही। कुछ दिनों में फिर से आपके पास इंस्टीट्यूशनल्स का यानी कि एसआईपी का नंबर आ जाएगा। पिछले 3 बार से नंबर्स ऑलमोस्ट 4-5 महीने हो गए बाजार को टूटते हुए, लेकिन पिछले के 3 बार के नंबर 26,000 करोड़ से कम के नहीं है। ये दूसरा साइन है। तो ये बता रहा है कि मार्केट्स के अंदर चीज़ें तो हैं लेकिन बस वो अपने परवान पे नहीं चढ़ रही हैं। और ध्यान इस चीज़ का भी रखा जाए, अब जब मार्केट थोड़ा भी रिकवर करेगा, मैं ये सब हाइपोथेटिकल में बोल रहा हूँ, जब भी मार्केट थोड़ा भी रिकवर करेगा मार्केट्स में निकलने वाले लोग भी बहुत होंगे। मेरे पास आज बहुत सारा डाटा है क्योंकि डेरिवेटिव एक्सपायरी है, फिर हफ्ता छोटा है, एफआईएस का नंबर है, डोनाल्ड ट्रंप की बात है। अभी आप एक चीज़ बता रहे थे अभिषेक जी कि वो रूस और यूक्रेन के बीच में चर्चा हो रही है। ये उनके एजेंडा में था। अगर टैरिफ उनके एजेंडा में था तो उन्होंने कहा था मैं रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा और उस रुकवाने से उनके अपने बेनिफिट्स है। जो भी आप खनिज की बात बोल रहे थे, मैं उनका ही वही स्टेटमेंट आपको देता हूँ। अब प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा कि हम 20% से ज़्यादा आपको कट नहीं देंगे, उन्होंने 50% मांगा है। ये ऑलरेडी 2 राउंड की डील्स हो भी चुकी है उनकी खनिज को लेकर। उन्होंने कहा हमको 50% ऑफ द खनिज दे दो। उन्होंने कहा 20% से हम ज़्यादा किसी भी हालात में नहीं देंगे, 5% से शुरू करेंगे। और वैसे मैं बात बता दूँ खनिज को लेकर, मैंने एक बीबीसी की रिपोर्ट देखी, मैं कोट करके बोल रहा हूँ। उस रिपोर्ट के तहत ये बिल्कुल साफ है कि अगर वो खनिज ले भी लेते हैं तो उसको बनाना और उसको निकालना यूक्रेन की धरती से बहुत मुश्किल काम है। ये सिर्फ यूक्रेनियन ही कर सकते हैं, इट्स लंबा टाइम लगेगा। वहाँ पे रूस जाके एकदम से खुदाई करके सब चीज़ें नहीं निकाल पाएगा। इसलिए ये बात सच है कि थोड़े इस बार अगर डील होती है रशिया और यूक्रेन के बीच में तो थोड़ा टिल्ट होगा रशिया की तरफ वो ज़्यादा और यूक्रेन को आके थोड़ा, क्योंकि नाटो का सबसे बड़ा पार्टनर यूएस है और यूएस ही सबसे ज़्यादा सैन्य मदद देता है। अगर वही बंद कर देगा तो यूक्रेन के हाथ कट सकते हैं। तो
ऑब्वियसली ये चीज़ एक सरेंडर की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन अगर फिर भी कुछ भी हो जाए तो समझ लीजिएगा बाजार के लिए पॉजिटिव है। इस पॉइंट से मैंने आपके सामने कंटिन्यू करा। अब आता है एफआईज की होल्डिंग पे। देखिए 15% की होल्डिंग्स है। बहुत सारी जगहों पर यह है कि एफआईज यूएस में है कि यूएस से भी बाहर निकल रहे हैं। देखिए अगर आप अभी सारे यूएस एशियन मार्केट्स के बारे में बता रहे थे, हांगकांग का बाजार की परफॉर्मेंस अब तक की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस है। हांगकांग किसके अंडर आता है? हांगकांग आता है चाइना के अंडर। तो ये बात हम समझ सकते हैं कि हांगकांग का बाजार अगर ठीक है तो चाइनीज जो कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, एक्चुअली में जिसके साथ टैरिफ की प्रॉब्लम्स है वो तो इकोनॉमी सबसे अच्छी कर रही है। आप खुद सोच के देखिए, जिस टैरिफ का सबसे ज्यादा चिंता है वो चाइना के साथ थी, और चाइना का ही बाजार हांगकांग वो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाला इंडेक्स बन गया। और जिस तरह सिर्फ 3% ऑफ द टोटल वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का हिस्सा है वो है इंडिया, और सबसे ज्यादा टूटने वाला इंडिया है। तो जो ओवर रिएक्शन की प्रॉब्लम है ये मार्केट्स में इस बार थोड़ी ज्यादा हुई है, ये ओवर रिएक्शन भी है। और दूसरा, एफआईज नहीं आए हैं तो नहीं आए, लेकिन जब आएंगे तब आएंगे, ये बात ध्यान में रखने वाली होगी। जब आएंगे तब आपको अपने आप से पता लग जाएगा, मेरे और आपके कहने और सुनने की बात नहीं है। दूसरा पॉइंट मैं डीआईज की होल्डिंग्स पर आता हूँ। 61% की होल्डिंग्स हो चुकी है डीआईज की। देखिए डीआईज अपने चरम पर चल रहे हैं। आपने अभी कल का डाटा दिखाना जो कल में जिसमें सेलिंग की है, बता रहे हैं कि एफआईज की अब तक की बड़ी सेलिंग में से एक है, ठीक है, और कल डीआईज की भी बड़ी बाइंग में से एक है। तो डीआईज काफ़ी हद तक काउंटर पार्ट कर रहा है, लेकिन डीआईज कभी भी ब्रेकआउट्स नहीं करवाएगा। डीआईज आपको मैच्योर बिजनेस देता है, इसलिए मार्केट्स धीरे धीरे करके अपने आप को नीचे तो गिरा रहे हैं, लेकिन उस पैनिक से नहीं गिरा रहे। आपको मालूम है रशिया के बाजार को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया था। आपको ये भी पता होगा कि रशिया के बाजार किस तरह से क्रैप टूटे हुए। मेरे पास डायरेक्ट डाटा नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। उनके मार्केट्स 40% से ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। अगर मैं ठीक हूँ तो 40% से ज़्यादा के करेक्शन है रशियन मार्केट्स के अंदर। तो अभी तो आपके बाजार कुछ भी नहीं, और मैं ये उस तरफ इशारा नहीं कर रहा, बट मैं इतना कह रहा हूँ कि डीआईज को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं इसी मन से कि उन्होंने बहुत हद तक एफआईज की जो सेलिंग है पिछले जो 5 महीने से हम देख पा रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करके 61% की होल्डिंग्स दिखा के ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर किया है। आपको बता दूं, रिटेल अगर आपका 100 में से 70 लोग मार्केट के अंदर खड़े हैं तो 100 में से 60 रुपया इस समय डीआईज भी लगा के मार्केट के अंदर खड़ा है। तो उन दोनों का थैंक यू। लेकिन थोड़ा रिटेल को भी समझना चाहिए कि भाई थोड़ी बहुत पोजीशंस अपना देख दाख के एडजस्ट करो। ऊपर के लेवल्स पे जो लोग फंसे हैं, अब इतना अगर हौसला रख लिया है तो थोड़ा और हौसला रखो। मैं फिर से उसी 3 प्रिंसिपल्स के साथ इस अपने आंसर को कंप्लीट कर दूंगा। पहला, बाय राइट एंड सिट टाइट, ये आपको करना है। अच्छा शेयर लेके चुप करके शांति से बैठ जाओ, भूल जाओ। एक पुरानी कहावत हमारे हिंदू में बोली जाती है कि पुण्य कर और दरिया में डाल, यानी कि आप अच्छे कर्म करो और दरिया में डालो। अच्छे शेयर्स लो और चुप करके शांति से बैठो, वो अपना काम अपने आप करेंगे। दूसरा पॉइंट, एकोमुलेशन का स्टांस रखना है, कूद के आना नहीं है। हर 500 पॉइंट की गिरावट पे एक लॉट को प्लस करना है। जब बहुत बड़ी गिरावट होगी तब भी आप लेने की कंडीशन में होगे, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन। डिप्रेशन से दुखी नहीं हो जाना, बीमार मत पड़ जाना, और एग्रेशन से ये नहीं कि बाजार टूटे जा रहा है, ये तो मुंह में पानी आ रहा है, लालच आ रहा है। 22,500 का लेवल आपको और मेरे को दोनों को नहीं पता कि अभी कितनी डेप्थ और है। तो इसलिए नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन का स्टांस को पकड़ के रखो। ये 3 चीजें हैं, अलॉन्ग विद द एफआईज नंबर मैंने आपके सामने रख दी। बिल्कुल, तो ये स्ट्रैटेजी जो आपको आज के सत्र में बनानी चाहिए। लेकिन इंडेक्स लेवल की बात करें तो हमने बताया कि काफ़ी गिरावट कल के सत्र में दिखी। 22,800 तो ऑलरेडी शुक्रवार के सत्र में ही टूट चुका था, लेकिन कल 22,700 और 22,600 ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स भी टूटते हुए नजर आए। 22,550 के आसपास भारतीय बाजार कल बंद हुए। और इसके अलावा ग्लोबल भी कई सारे ट्रिगर्स हैं जिसके चलते हाल फिलहाल में गिरावट दिखी है। डिम्पी, निफ्टी की बात करें तो अब आज भी कमज़ोर ओपनिंग तो नहीं, लेकिन हल्की सी सुस्ती वाले ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। आज कौन से लेवल्स पर नजर रखें, और अब क्या 22,800 यही इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा जिसके बाद फिर से एक बार अपसाइड दिखेगा इंडेक्स लेवल पर? देखिए 22,800 की इंपॉर्टेंस सिर्फ मैं नहीं जानता, यशेषा आप भी जानते हैं, बहुत सारे मेहमान भी जानते हैं, और ट्रेडर्स और व्यूअर्स सब लोग जानते हैं 22,800 की क्या इंपॉर्टेंस है। 22,800 की इंपॉर्टेंस में दिखाने के लिए मैं आपको चार्ट पे भी दिखा सकता हूं। अगर आप मेरा वाला चार्ट दिखाएंगे तो आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा कि 22,800 की इंपॉर्टेंस क्या थी। वो फाइनली हमने तोड़ दिया, और एक ही झटके में तोड़ा। ये जो 250 पॉइंट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये वही है। 22,800 गया, 700 गया, 600 भी गया। एक ही दिन के अंदर तीनों लेवल गए, तो करीब 250 पॉइंट का लॉस लेके आप 22,550 पे आके खड़े हो गए हो।
ये एक दिन का लॉस क्या रिवर्सल भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, रिवर्सल हो सकता है। बट क्या रिवर्सल होने से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं होगी। 22,800 एक धुरी थी, एक इम्पॉर्टेंस पड़ाव था जहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्काउंट्स, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रखा था, लेकिन वो किसी तरह से कल फिर से गैप के साथ टूटा। ना केवल टूटा बल्कि डेज लो पे आपने बाजार को 1% के साथ बंद किया है। ठीक होने के लिए क्या चाहिए, मैं बेयर मिनिमम लेवल बता देता हूँ, 22,800 बेयर मिनिमम। ये आप चार्ट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मैंने 22,800 की एक ड्रॉ लाइन आपके सामने करी थी पैनिक वाले समय पे, यानी कि जैन में भी हमने इसको देखा और उसके बाद फेब के भी मंथ में हमने करीब 20 तारीख के आसपास देखा। पूरा एक महीना इसी राउंड अबाउट में हम घूम के आ गए, लेकिन हमने 22,800 नहीं ब्रेक किया था। लेकिन फाइनली कल वो 22,800 भी ब्रेक हुआ और गैप भी हुआ, ये आप देख पा रहे हैं, गैप भी हुआ है, ब्रेक भी हुआ है। ये भी सिंगल कैंडल यानी कि एक दिन हुआ है इस लेवल को छोड़े हुए। आप चाहें तो वापस इसको रीगेन कर सकते हैं। रीगेन करने से प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होगी, हाँ, बट रीगेन करने से इतना हो जाएगा कि आप अपने आपको तसल्ली दे सकते हैं कि हाँ, अभी भी कुछ हद तक लेवल्स हैं जो हमने मार्केट्स के अंदर मेंटेन रखे हुए हैं, ये तसल्ली हो जाएगी। क्या बाजार ऊपर आ जाएगा, उसका कोई आंसर नहीं है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो सिर्फ एक पिक्चर है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसका कोई इससे लेना देना नहीं है, ये सब कुछ सब डाटा से होगा। एक और पॉइंट मैं सुबह भी आपको फ़ोन पे कह रहा था कि मार्केट्स में अब भी अगर रिकवरी कभी आएगी ना, अब आपके डाटा से नहीं आएगी। सिस्टम में इतने शॉर्ट्स हो चुके हैं, इतना प्रेशर है, बीएस की ग्रिप इतनी स्ट्रांग है, इसके लिए मैक्रो लेवल्स की खबरें चाहिए। आपकी सरकार कुछ करे, यूएस की सरकार कुछ करे, वर्ल्ड की मार्केट्स के अंदर कुछ हो, अच्छी खबरों करें और बैक टू बैक बंच ऑफ गुड न्यूज़ आए, तब धीरे धीरे करके आप इस बियर ग्रिप को तोड़ेंगे। आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए कि मैंने आपका हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ लिया और मेरे पास बहुत ताकत है और मैंने आपका हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ रखा है, तो आप इसको छुड़ा नहीं पाएंगे। आपको छुड़ाने के लिए कोई ना कोई चीज़, हथियार चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ चाहिए ताकि आप बियर ग्रिप को छुड़ा पाएँ। इस बियर ग्रिप ऐसे नहीं छूटेगी, ठीक। तो थोड़ा सा आपको एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे और एफर्ट्स आप क्या करेंगे, आप शांति से सिर्फ बैठे रहिए और उम्मीद कीजिए कि बाज़ार में स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो जाए। मैं फिर से उसी 3 प्रिंसिपल्स पे आपको वापस नोटिस करवा दूंगा। अब क्योंकि 22,800 तोड़ा है तो 22,800 और 22,900 दो रेजिस्टेंस बन गए अब आपके। इसको पार होने पर ही अब आप थोड़ा सा ठीक मानिएगा अपने आप को, नहीं तो अभी भी आप बियर ग्रिप में हैं और बार बार की जो खरीदारी है वो आपको सेल्स की तरफ धकेल रही है, नीचे की तरफ धकेल रही है। 22,500 की कोई खास बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ 200 दिनों का एक एवरेज है, 200 मंथ का, एक्चुअली दिन नहीं बोल रहा, 200 मंथ का एक एवरेज है, इसलिए 22,500 की मैं इंपॉर्टेंस मान लेता हूँ। वैसे तो हम 200 दिन चेक करते हैं, 200 मंथ हमने कभी चेक नहीं किए और कभी हम करते भी नहीं है 200 मंथ, लेकिन 200 दिन चेक करते हैं क्योंकि यही हमारी मेमोरी में है। 20 मंथ तो आपको और मेरे को याद भी नहीं होंगे। आपको पता है 20 मंथ पहले आप क्या करते थे और आपकी सिचुएशन कैसी थी, नहीं होगा याद, लेकिन हाँ 200 दिन आपको याद होंगे। तो फिलहाल अभी हम एवरेज को ठीक करने के लिए 23,000 के लेवल हमको चाहिए ही चाहिए। जब तक वो नहीं आते तब तक आप थोड़ा सा परेशान रहेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट, ये बस मेरे पास पॉइंट सब बताने के लिए, ऐसा सच कुछ और लेवल्स नहीं है, कुछ और बताने के लिए मेरे पास है नहीं। 20,000 के लेवल को रीगेन करना होगा, उसके बाद ही बाजार में जाकर कॉन्फिडेंस आएगा। तो निफ्टी की गिरावट हो गई है लगातार 5 सत्र की। कल को अगर हम जोड़ दें तो हालांकि निफ्टी बैंक थोड़ा सा स्लाइटली बेटर दिखा है निफ्टी के मुकाबले। 3 सत्र की गिरावट हालांकि निफ्टी बैंक में भी हो चुकी है और 1000 पॉइंट शेड की है निफ्टी बैंक ने भी। कल हमने 48,500 के ऊपर जाकर निफ्टी बैंक को बंद होते हुए दिखा। लोअर लेवल से करीब 300-325 अंकों के आसपास की रिकवरी रही। निफ्टी बैंक वॉलेटिलिटी वाजिब भी है, थोड़ा सा शैलो भी है अगर हम निफ्टी के मुकाबले का देखेंगे तो। आप जरा बताइए कि क्या करें निफ्टी बैंक में, रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या सपोर्ट लेवल है, क्या अब टारगेट होनी चाहिए? देखिए निफ्टी बैंक की भी स्थिति वही है, लेकिन आपने एक पॉइंट बहुत सही बोला कि ठीक है वो निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा टूटा हुआ नहीं है, ये बात सच है। अगर आप चार्ट देखेंगे तो जो हमने डॉट डॉट करके एक लाइन लगाई थी, जैसे हमने निफ्टी पे भी लगाई थी, वो डॉट डॉट लाइन ब्रेक हो गई, लेकिन इस पर अगर आप डॉट 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 वाली लाइन देखेंगे तो ब्रेक नहीं हुई है अभी भी हम इसको रीटेस्ट करने के लिए बाकी हैं। ये कहेंगे तो मैं आप चार्ट आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देखिए ये वही डॉट डॉट वाली लाइन है जिसको हम टिपिकली सपोर्ट कहते हैं, ये अभी भी ब्रेक नहीं हुई है, इसको हमने रीटेस्ट भी नहीं किया, जबकि निफ्टी में आप इस लाइन को टेस्ट भी कर चुके हो, ब्रेक भी कर चुके हो। तो ये बात सच है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हल्का सा डाइवर्जेंस है। बैंक निफ्टी ने 49,000 का लेवल आपसे 1-2 दिन पहले ही छोड़ा है और वो बार बार इसको टेस्ट करके बहुत अच्छे से बचाता था। 2 लेवल आपको याद हो गए होंगे, एक तो 49,000 और दूसरा 22,800, आपको ये लेवल अच्छे से याद होंगे। इन दोनों लेवल्स को मार्केट ने छोड़ दिया और इसके नीचे आ गया।
लेकिन फिर भी इसके पास अभी भी एक मेजर सपोर्ट है, जिसमें ये कह सकते हैं कि अभी भी एक उम्मीद की किरण है बाकी। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में कभी भी आपके मन में आए ना ये बात, ये मैं आपको ऑन टीवी पे बता देता हूँ, कभी आपके मन में आए ना कि मेरे को निफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई एक चीज़ पहले खरीदनी है, कभी भी इंडेक्स में खरीदनी है, तो आप बैंक निफ्टी पहले खरीदना निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी में वजन बहुत है, बहुत प्रेशर है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा इस मुकाबले में बोलूँगा लाइट है और ज़्यादा अच्छा प्ले कर सकता है। तो कभी भी आप ट्रेड करना, बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे को और भी बतानी है आपको। रोल ओवर्स के नंबर्स, आज हो गई है 25 तारीख, 26 तारीख की छुट्टी जन्माष्टमी, 27 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी, तो ये सारी चीज़ें बैक टू बैक लगी हुई हैं। तो आप थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना कि भाई अब एक्सपायरी का प्रेशर भी है और रोल ओवर का नंबर 44% से ज़्यादा, एक का 46 है बैंक निफ्टी का, एक का 45% है, यानी कि 50% ऑफ द पोजीशंस रोल हो चुके हैं, वो भी अनवाइंडिंग के साथ हुई हैं। यानी कि यहाँ का माल कट रहा है तो अगले कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है, अगला कॉन्ट्रैक्ट भी तो नीचे ही है, तो यानी कि आपके शॉर्ट्स के ट्रांसफ़र हो गए हैं, बट अभी वो 50% हुआ है, ठीक है ना, लेस देन 50% है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा बड़ा रोल ओवर नहीं आएगा। ज़्यादा बड़े रोल ओवर ना आने से आपको जो बेनिफिट होगा कि अगली सीरीज़ आपकी लाइट होकर आपको रिकवरी करवा पाएगी। अगर ज़्यादा बड़ा रोल ओवर आ गया तो फिर दिक्कत आएगी, इसलिए रोल ओवर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जिनकी अगर कटान होनी है यहीं काट कूट के ख़त्म करो, नए तरीके से सोचना, ठीक है। लेकिन ये आप अपने सब वित्तीय सलाहकारों से अपनी कैलकुलेशंस कर लेना। अगर मैं आपकी जगह होता, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ हमेशा, मैं अगर आपकी जगह होता और मेरे पास 10 लॉट की कैपेसिटी होती, मैंने 8 लॉट मार्केट के अंदर लगा दिए, 2 लॉट मेरे पास बचे होते, तो मैं कम से कम 2 लॉट छोड़ के चला जाता, यहीं पर काट देता और 6 लॉटों का रोल ओवर करता, अगर मैं आपकी जगह पर होता तो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से अपनी कैलकुलेशन बिठाना। और एक और बात बताता हूँ, थोड़ा कोशिश करो यूट्यूब को कम देखो। मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, आज मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, कोशिश करो यूट्यूब को कम देखो, ठीक है ना। वहाँ पे ड्रामेबाजी थोड़ी ज़्यादा है और एक्चुअलिटी रियलिटी बहुत कम है। यूट्यूब से देख देख के आप रात को एक्साइटेड हो, दिन में एक्साइटेड हो जाते हो, उसके बाद सौदे पंच करते फंस जाते हैं। थोड़ा ध्यान रखो, यूट्यूब वगैरह को कम देखो। और दूसरा, अपनी कैलकुलेशन और अपने मन की बात जा रहा है, हमको भी मत सुनो। मैं तो ये बोलता हूँ, कौन ऐसा एंकर होगा इस देश के नेशनल टीवी पे खड़े होकर बोलेगा कि हमको भी मत सुनो भले आप, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा अगर सुनना है भले सुनो, हमारी बात मत मानो, अपना कैलकुलेशन ज़रूर डालो बॉस बीच में। यही समय है सीखने, जानने, समझने का। किसी की कही हुई बात, किसी की किया हुआ वॉमिट आपको नहीं देखना सारा। आपको अपनी स्टडी, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी पढ़ाई ज़रूर करनी है। 2 F&O के शेयर बैन में है, ये हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिया है लेवल के हिसाब से, क्योंकि बैंक निफ्टी की चर्चा हो रही है। 48,500, 48,300 सपोर्ट एरिया है। जब तक वापस 49,000 को रीगेन नहीं कर लेते, ठीक तो क्या बहुत, मतलब आप ऐसे ही माने जाओगे, बिल्कुल कभी भी पिटा जाओगे। तो इसलिए 49,000 को वापस रीगेन होने पर ही कुछ ढांढस आपको बंधेगा। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इसलिए मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ऑलरेडी मैं 2 मिनट अपना एक्सीड भी कर चुका हूँ। रचना वैद्य मेरे साथ जुड़ चुकी है, वैशाली पारिक है और किरण जानी है। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रचना मैम नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। वैशाली मैम आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच टाइम निकालने के लिए। और किरण सर आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। वैशाली मैम आपसे ही करते हैं शुरू। बैक टू बैक हम लेवल्स को ब्रेक कर रहे हैं, किसी तरह की कोई खास बड़ी उम्मीद है नहीं। वैशाली मैम आपको क्या लगता है कि 22,800 को रीगेन करने की मार्केट को जल्दी है या 22,800 को रीगेन करने की जल्दी नहीं है बाजार को? वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। सो एक्चुअली 22,800 वाज अ टेम्पररी सपोर्ट। देखा जाए तो एक प्रोजेक्शन तो आ ही चुका था 22,300, 22,500 का। सो कल भी हमने लो देखा टुवर्ड्स 22,500 लेवल्स। तो आई थिंक थोड़ा यहाँ से पॉज होगा मेरे हिसाब से। बट वन थिंग टू वरी इज कल बैंक निफ्टी ने अच्छे से थोड़ी वीकनेस दिखाई है। सो अगर वो प्रीवियस लो को दोबारा जाएगा, या तो फिर अगर वो सपोर्ट लेवल तोड़ता है तो फिर आई थिंक निफ्टी में फर्दर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। बट सो फार बैंक निफ्टी स्टिल बेटर देन निफ्टी। तो अगर ये सस्टेन हुआ तो आई थिंक एटलीस्ट 22,800 का एक बाउंस बैक हमने देखना चाहिए। सो फिलहाल मुझे लग रहा है काफी करेक्शन हो चुका है। निफ्टी का प्रोमिनेंट सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन भी देखे तो 22,300, 22,500 का है। तो आई थिंक ये लेवल पे रुकना चाहिए। ठीक है, थोड़ा इस लेवल पे आके रुक जाना चाहिए। सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं, सभी लोग कह भी रहे हैं, लेकिन बाजार रुक नहीं रहा।
रुक इसलिए नहीं रहा क्योंकि बड़ा पैसा नहीं है, दूसरा जो पैसा है वो प्रेशर हो गया है, उसमें शॉर्ट्स का ग्रिप आ चुकी है काफ़ी बड़ी तगड़ी वाली, और इसलिए अभी तक वो पुल बैक नहीं कर पा रहा। लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और मैं फिर से बोलूँगा उसी 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करते रहिए। रचना मैम नमस्ते, आपकी तरफ से मैडम आज के शेयर कौन से हैं? जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से जो स्टॉक्स आज रहेंगे दैट इज अदानी पोर्ट एंड हिंडाल्को, दोनों के फ्यूचर्स को हम शॉर्ट साइड पे प्ले करने की ट्राई करेंगे, क्योंकि हम काफी स्ट्रॉन्ग गिरावट कल देखे हुए हैं और आज भी हम वीक है और वीक है हमारा हैंडओवर। तो यहाँ पे शायद इंट्राडे में ओवरस्ट्रेचिंग की वजह से ही सही, लेकिन एक अगर रिलीफ रैली हल्की सी भी मिलती है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर हो जाएगा ऑन द डाउन साइड। तो प्ले तो डाउन साइड पे ही करना है, रैली पे करेंगे तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। और अदानी पोर्ट्स के लेवल्स की जहां तक बात है तो इसको सेल करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1090 और हमारा टारगेट होगा 1050 एंड इवन 40 तक जा सकते हैं। एंड हिंडाल्को को सेल करेंगे तो एसएल होगा 650 का एंड हमारा टारगेट रहेगा 633। ठीक है, तो ये दोनों शेयर जो रचना जी की तरफ से आए ना वो सेल साइड के आए, इससे आपको ना बाजार के टेक्सचर का भी पता चलता है कि आखिर टिल्ट किधर है। हिंडाल्को को भी बेचने की सलाह है 633 रुपए के टारगेट के साथ, और 650 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। अडानी पोर्ट में जो स्टॉप लॉस होगा 1090 का होगा और टारगेट होगा 1050 रुपए का। ये दो के दो सेल कॉल है रचना जी की तरफ से। किरण जी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर बताइए आपके लिस्ट में कौन से शेयर हैं, आप क्या बेच रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल देखिए तो जैसे रिम्पी जी ने भी बताया और वैशाली मैम ने बताया कि मार्केट एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास है। अगर आप देखोगे तो जो रैली स्टार्ट हुई थी मई या अप्रैल 2023 में, उसके बाद मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया। उसके ऊपर अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई करते हो तो 38% का रिट्रेसमेंट भी 22,600 के आसपास आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म सपोर्ट। देयर आर चांसेस कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे। 4 महीने 5 महीने से हम डाउनफॉल के अंदर है, तो 1 या 2 दिन में रिवर्सल नहीं बनेगा। वी हैव टू गिव अ टाइम। सो इस टाइम में आप अच्छे वैल्यूएबल शेयर जो है जो अपने प्राइस पॉइंट से और टाइम करेक्शंस कंप्लीट कर चुके ऐसा लग रहा है, वहां पे बाइंग पोजीशन लेनी चाहिए। सो फाइनेंस और बैंकिंग स्टॉक्स चल रहे हैं, तो उसमें कैनफिन होम आप देख सकते हो, वहां पे मल्टीपल बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी है। जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना रहा है। सो यहाँ से एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हमें दिख रहा है, तो कैनफिन होम आप 605 के आसपास लॉन्ग कर सकते हो। 1 से 2 दिन में 630 तक के टारगेट आ सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 594 का स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है कैनफिन होम के अंदर। दूसरा जो हमारा स्टॉक रहेगा वो कहीं ना कहीं ऑटो एंसिलरीज से रहेगा, सोना बीएलडब्ल्यू। यहाँ पे भी आप डेली चार्ट पे देखोगे तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है, एट वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, हालांकि अब तक ब्रेकआउट आया नहीं है, बट लोअर टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न उसके सपोर्ट के आसपास बना हुआ है। मोमेंटम इंडिकेटर नेगेटिव जोन से न्यूट्रल जोन के अंदर पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना रहा है, तो मल्टीपल बुलिश एविडेंस यहाँ पे अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से सोना बीएलडब्ल्यू भी 505 के आसपास से लॉन्ग करना चाहिए। यहाँ से एक से दो दिन में 535 तक की रेंज आपको देखने को मिल सकती है। 494 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो हमारी तरफ से कैनफिनो एंड सोना बीएलडब्ल्यू दोनों बाई तरफ रहेंगे। बिल्कुल, तो सोना बीएलडब्ल्यू पर खरीदारी की राय, जहां पर 535 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 494 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह सोना बीएलडब्ल्यू, और इसके अलावा कैनफिन होम्स यहां पर भी खरीदारी की राय है। 630 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 594 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह यहां पर किरण जी ने दी है। तो दोनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय कैनफिन होम्स और सोना बीएलडब्ल्यू। वैशाली गुड मॉर्निंग, अशेषा बात कर रही हूँ, बताएं आपके टॉपिक्स आज सुबह कौन से होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग आशीषा। सो आई थिंक यस, कैनफिन होम टेक्निकली मुझे भी सही लग रहा है, बट इसके अलावा तो फिर मैं दूसरे 2 स्टॉक्स रेकमेंड करना चाहूंगी। एक तो है सीईएससी, 137 का कल क्लोज था, 133 के स्टॉप लॉस के साथ 143 का ट्रेडिंग टारगेट। और दूसरा आई थिंक ऑटो 2 व्हीलर्स में से हीरो मोटो में थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही थी ड्यूरिंग द लैटर पार्ट ऑफ द डे, काफी करेक्ट हो भी चुका है। सो 3800 के स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेडिंग टारगेट 4050 के टारगेट्स के लिए हीरो मोटो मैं रेकमेंड करूंगी बाय के लिए। हीरो मोटोकॉर्प पर खरीदारी की राय, 4050 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 3800 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह यहां पर दी है। और इसके अलावा सीईएससी जहां पर 133 का स्टॉप लॉस और 143 का टारगेट, तो दोनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय सीईएससी और ऑटो सेक्टर से हीरो मोटोकॉर्प।
जहां पर वैशाली ने खरीदारी की राय दी है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे ये बताने के लिए अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं, कई सारी खबरें कल शाम के बाद निकल कर आई है, कौन से स्टॉक्स आज फोकस में होंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है आईपीओ प्राइमरी मार्केट्स पे भी नज़र डाल देते हैं। कल जो है अश्विनी वैष्णव जी ने भी कहा था कि हर रोज़ भारत में 2 जीसीसीज यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ऐड हो रहे हैं। तो प्राइमरी मार्केट्स में जीसीसी रिलेटेड ही कंपनी है न्यूक्लियस ऑफिस करके। यहाँ पे दूसरे दिन का आज है सब्सक्रिप्शन। पहले दिन की सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है न्यूक्लियस का आईपीओ जो है सेकेंड डे के आंकड़ों में देखें तो 42% जो है फर्स्ट डे में बढ़ा है। और रिटेल पोर्शन की सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ये आंकड़ा 61% का है। सेकेंडरी मार्केट्स में चलते हैं तो अक्सो नोबल पे भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे जो है अब देखा जाए तो बोर्ड की अप्रूवल आ गई है पाउडर कोटिंग बिजनेस और R&D सेंटर की बिकवाली करने पे। अब ये प्रमोटर को करने वाले हैं। इसका जो टोटल डील वैल्यू 2100 करोड़ के ऊपर है और कैलकुलेशंस के हिसाब से ईवी सेल्स जो रेशियो है 4.9 टाइम्स आता है, जो कि लार्जली इनलाइन है जो एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे थे। और इसके अलावा डेकोरेटिव पेंट्स की आईपी जो होती है आईपी राइट्स, उसको भी 1150 करोड़ रुपए में वो खरीद रहे हैं। ये लार्जली एक प्रीकर्सर देखा जा रहा है कि बाद में अक्सो नोबल की जो इंडिया बिजनेस यूनिट है वहाँ पे फुल ऑन जो है बिकवाली देखने मिल सकती है एज अ फुल पीस। तो इसको भी नज़र रखिएगा। बट नेट शेयर होल्डर्स के लिए ये पॉजिटिव है। एनटीपीसी जो है 2 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने वाली है मध्य प्रदेश में। हाल ही में मध्य प्रदेश समिट में जो है ये हमने देखा था, ये अनाउंसमेंट आई है। ओएनजीसी जो है ओएनजीसी ग्रीन में इन्वेस्ट करने वाले हैं 1200 करोड़ रुपए राइट्स इशू के जरिए। और एलआईसी हाउसिंग और माफ़ करिएगा बाइकॉन पे भी नज़र रखिएगा। इनकी जो आर्म है वहाँ पे स्टेलारा बायोसिमिलर को जो है यूएस मार्केट्स में लॉन्च की है, स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 5 मार्च को एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीट है जहाँ पे फंड रेज का विचार करने वाली है। और इसके अलावा आखिर में टेक्समैको रेल पे नज़र रखिएगा जहाँ पे नेवोमो के साथ जो है इन्होंने करार किया है हाई स्पीड रेल सॉल्यूशंस और प्रेडिक्टिव ट्रैक मेंटेनेंस को लेके। कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक करके एक सभी स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले पेंट इंडस्ट्री से अक्सो नोबल, जहां पर बड़ी खबर निकल कर आई है। कंपनी अपनी पेरेंट कंपनी को ही पाउडर कोटिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का कारोबार बेचना चाहती है। करीब 2100 करोड़ की ये डील होगी। शरद ने पूरी डिटेल्स हमें बताई। अक्सो नोबल, वैशाली, इस स्टॉक पर आपकी क्या राय रहेगी? और पिछले कुछ दिनों का चार्ट देखें तो याद रखें कई सारी खबरें निकल कर आई थी इस डील को लेकर। ऑलरेडी न्यूज़ रिपोर्ट्स आई थी, लेकिन अब फाइनली ये खबर आ गई है। अक्सो नोबल कल आधे % की तेज़ी दिखी थी, लेकिन पिछले 1 महीने में 13% स्टॉक ऑलरेडी टूट चुका है। यहाँ पर क्या राय होगी? So I would say actually मेरी राय है that पेन स्टॉक्स में थोड़ा सुधार आने लगा है। So ये स्टॉक जरूर करेक्ट हो चुका है, बट आई थिंक 3200 लेवल्स पे कंसोलिडेट भी कर रहा है। और कल की जो कैंडल थी वो काफी स्ट्रेंथ दिखा रही है, बट व्हाट वी नीड इज अ फॉलो अप बाइंग। सो 3400 का नियर टर्म रेजिस्टेंस रहेगा, 3200 का सपोर्ट, 3400 का नियर टर्म रेजिस्टेंस। अगर एक बार ये 3400 के ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक नेक्स्ट टारगेट आ सकते हैं 3600 सो ऑन। और इसके अलावा आप देखेंगे बर्जर पेंट, इवन एशियन पेंट, सो आई थिंक होल पेंट इंडस्ट्री शुड शो अ टर्न अराउंड। तो एस्को पे जरूर, एक्सो नोबल पे जरूर ध्यान दिया जाए। नजरिया अक्सो नोबल और इसके अलावा बर्जर और एशियन पेंट्स की भी हमने चर्चा की। लेकिन रेलवे सेक्टर से टेक्समैको रेल, यहाँ पर एक खबर निकल कर आई है, जहाँ पर कंपनी ने नेवोमो फोर्ज ग्राउंड ब्रेकिंग अलायंस के साथ एक करार किया है, जहाँ पर हाई स्पीड रेल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी कंपनी। तो ये बड़ी डील जिसके चलते टेक्समैको रेल में भी आज एक्शन दिखेगा। रचना, क्या राय होगी टेक्समैको रेल और टेक्समैको रेल के अलावा रेलवे सेक्टर से कोई और स्टॉक जहाँ पर फ्रेश पोजीशंस इन लेवल्स पर लिए जा सके? जी, टेक्समैको रेल की जहां तक क्वेश्चन है तो यहाँ पे फिलहाल जो प्राइस एक्शन दिखा रहा है वो तो यही दिखा रहा है कि currently the trend has been down along with the overall market since quite some time, but अगर higher time frame के charts पे देखा जाए तो support comes around 130, अभी हम 140 के करीब बैठे हैं। तो जब हम 130 के आसपास दिखेंगे अगर आने वाले दिनों में, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली,
तो वहां से एक सपोर्ट जो है वो प्राइस एक्शन को टर्न कर सकता है, एंड इफ दैट टर्न फ्रक्टिफाइजेस और अगर उसको फॉलो थ्रू मिलेगा तो फिर हम धीरे धीरे करके 180 190 की तरफ आने वाले 6 to 12 मंथ में जाते हुए दिख सकते हैं, और उसी हिसाब से इसको प्ले करा जाना चाहिए। अगर आप 130 के आसपास एंट्री करते हैं तो आपका एसएल होना चाहिए करीब करीब 100 के आसपास। 130 के लेवल्स पर एंट्री और 180 से 190 तक के लेवल्स टेक्समैको रेल यहां पर नजर आ सकते हैं, ऐसा रचना जी का मानना है। खबरों के दम पर स्टॉक आज फोकस में भी रहेगा, लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से निकल कर आई है और कहां पर बड़े अपग्रेड्स और डाउनग्रेड्स दिखे हैं, ये बताने के लिए अब हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी हाँ, तो कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज हमें सुबह से देखने को मिले और सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिफेंस कंपनीज के साथ। यहाँ पे अगर हमने देखा कि स्टॉक प्राइस में भी एक करेक्शन देखने को मिला था और इसी के ऊपर अभी जेपी मॉर्गन का मानना यह है कि कहीं पे जो रिसेंट करेक्शन है इसकी वजह से रीजनेबल वैल्यूएशन जो है हमें इस स्टॉक्स में देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया की डिफेंस केपेक्स की तो कहीं पे एक स्ट्रक्चरल पुश जो है वो इन्हें मिलने को देख रहा है और इसके साथ साथ जो रिसेंट टाइप्स है यूएस के साथ भी जो बातें चल रही है इसकी वजह से एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है जो उनको देखने को मिल रहा है और इसी के चलते हुए कहीं पे उनका ओवरवेट रेटिंग जो है वो बीईएल और एचएएल जैसे कंपनीज पे बना रहेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि बीईएल जो है उनका प्रेफर्ड पिक रहेगा डिफेंस में से। इसके अलावा बात करते हैं एसबीआई कार्ड्स की, यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने कहीं पे इक्वल रेट बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 685 रुपीज़ का दिया है। अगर हम बात करें जनवरी के डेटा की तो कहीं पे मार्केट शेयर जो है वो बढ़ा है, 15.7% हुआ है एसबीआई कार्ड्स का। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें वॉल्यूम, अब जो है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, वहाँ पर भी एक अपटिक जो है जनवरी के महीने में देखने को मिली, तो एक पॉजिटिव अपडेट जो है यहाँ पे एसबीआई कार्ड्स की तरफ से देखने को मिला। इसके अलावा बात करते हैं इंटरग्लोब एविएशन की, कल भी हमने देखा था कि यहाँ पे एक बुलिश रिपोर्ट हमें देखने को मिला था ब्रोकरेज की तरफ से। आज भी गोल्डमैन सैक्स ने कहीं पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 5050 रुपीज़ का दिया है। अगर हम बात करें जनवरी या फरवरी का तो पीएलएफ जो है वो कहीं पे 90 to 93% पे रहा है, ऐसे गोल्डमैन सैक्स का मानना है। और आगे जाके उनका मानना ये भी है कि डोमेस्टिक पैसेंजर में ग्रोथ जो है वो 20% का देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें टेलीकॉम में तो यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने ही एक इंटरेस्टिंग प्ले दिया है। उन्होंने भारतीय एयरटेल पे कहीं पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1780 रुपीज़ का दिया है, बट इसी के साथ साथ इंडस टावर्स पे उन्होंने सेल रेटिंग रखा है और टारगेट प्राइस जो है 330 रुपये का। उनका मानना यह है कि अगर हम भारतीय एयरटेल की बात करें तो एबिटा में कहीं पे 8 to 11% का ग्रोथ जो है अगले 2 सालों में देखने को मिल सकता है। बट इसी के साथ साथ आगे जाके भारतीय एयरटेल पे उनका जो बुलिश व्यू है वो ऐसे ही बना रहेगा क्योंकि एबिटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह सकता है और इसी के साथ साथ हाई नेट इनकम जो है वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भारतीय एयरटेल की तरफ से। इसके अलावा बात करते हैं कहीं पे दूसरे कुछ ऐसे कंपनीज की, जैसे हो गया कोल इंडिया, क्योंकि यहाँ पे जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल रेटिंग तो बरकरार रखा है बट टारगेट प्राइस जो है वो घटा दिया है 395 रुपीज़ पे। उनका मानना यह है कि अभी अगर हम बात करें वैल्यूएशंस की तो अभी भी एक ट्रफ जो है वो वैल्यूएशन का नहीं आया है। और इसी के साथ साथ अगर हम स्टॉक प्राइस को भी देखें तो हालांकि स्टॉक प्राइस नीचे गिरा है बट अभी भी बॉटम फिशिंग का टाइम नहीं आया है कोल इंडिया में, क्योंकि कहीं पे कई सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है वो आगे जाके कोल इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम इसके ही बात करें तो कहीं पे जो इंटरनेशनल प्राइजेस है वो सॉफ्ट होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, पावर डिमांड जो है वो वीक है और कोरिलेशन जो है कोल इंडिया का और पावर डिमांड का वो पहले से ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो इन्हीं सब स्ट्रक्चरल इश्यूज़ की वजह से उनका एक बेयरिश व्यू यहाँ पे कोल इंडिया पे बनते हुए देखने को मिल रहा है। और आखिर में बात करते हैं पावर फाइनेंशियर्स की, यूबीएस ने यहाँ पे पीएफसी और आरईसी के ऊपर रिपोर्ट निकाला है। उन्होंने कहीं पे प्रेफरेंस जो है वो पीएफसी को दिया है। अगर हम इन दो कंपनीज को कंपेयर करें तो उनका मानना यह है कि कहीं पे आगे जाके डिस्काउंट्स में डाउनग्रेड्स तो देखने को मिल सकते हैं बट इसी के साथ साथ प्रोविजन भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। बट आगे जाके पावर फाइनेंशियर्स में एक पॉजिटिव आउटलुक ही रहेगा क्योंकि रिन्यूएबल लोन बुक जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ साथ अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो आज के दिन में इन सब कंपनी से भी नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे, एक करके एक हमारे टेक्निकल गेस्ट जो हमारे साथ जुड़े हैं सब पर विस्तार में चर्चा करेंगे। और याद योगी आपको ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स के बारे में वगैरह में बता के गए होंगे, मैं कुछ उसमें से रिपोर्ट छांट लेता हूं और एक बार ज़रा समझता हूं कि क्या करना चाहिए। एक रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग सी है यूबीएस की, उन्होंने दो ही पावर कंपनीज के बीच में कंपटीशन रखा, एक रखा पीएफसी, दूसरा रखा आरईसी। उनकी रिपोर्ट ये कहती है कि पीएफसी ज़्यादा अच्छा है बजाय आरईसी के। क्या ये बात जो रिपोर्ट्स में कह रही हैं पर दिखा देना, हाँ यूबीएस की वो रिपोर्ट जिसमें प्रेफरेंस पीएफसी ओवर आरईसी लिखा हुआ है बाकायदा, ठीक, उसके सारे पॉइंटर्स भी छप के आ जाएंगे। रचना मैम आप जरा चेक करोगे ऐसा है क्या पीएफसी का चार्ट ज़्यादा अच्छा है आरईसी से? जी, पीएफसी और आरईसी दोनों के चार्ट्स अगर अपन कंपेयर करें तो मुझे चार्ट में डिफरेंस इतना नहीं नजर आ रहा।
Most of the things on both the charts are appearing very similar to each other. And अगर PFC भी बात करें तो वहां पे भी अभी सपोर्ट काफी दूर है और ट्रेंड काफी वीक है. And similar is the situation on REC as well. कि यहाँ पे भी काफी टाइम से मोमेंटम डाउनसाइड पे बना हुआ है, प्राइस एक्शन वीक है एंड सपोर्ट यहाँ पे भी दूर है. बट नेवरदलेस आरईसी अगर 420 क्रॉस करेगा तो और तब वहां पे एक उम्मीद बनेगी कि शायद एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक रैली बन सकती है जो इसको 500-530 की तरफ लेके जाए, ऐसी पॉसिबिलिटीज क्रिएट होगी. और पीएफसी में वो रैली की उम्मीद तब बनेगी अब ये काउंटर 400 को क्रॉस करेगा. 400 के ऊपर ये काउंटर अगर निकला तो 450-470 तक जाने की इसमें भी प्रोबेबिलिटी क्रिएट होगी. ठीक है. हालांकि एक रिपोर्ट और भी है जेपी मॉर्गन की जो कि कोल इंडिया के रिगार्डिंग है, लेकिन ठीक उससे पहले मैं क्योंकि यूट्यूब भी अभी थोड़ी देर पहले ही देख रहा था, हमारे एक व्यूअर है उनका मैं नाम भी बता देता हूँ. उनका नाम है जाहिद अंसारी साहब. वो हमको देख भी रहे होंगे, अगर देख रहे हैं तो अंसारी साहब नमस्ते. आपने अभी ये लिखा है कि भी हम एफआईज का तो दोष दे रहे हैं लेकिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के बयान भी आप थोड़ा बताएं. उन्होंने भी ऐसा कहा और वो अब नेगेटिव है. देखिए ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है. कोई भी स्टेटमेंट आएगी उसका इम्पैक्ट आएगा, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर बोले या फिर डोनाल्ड ट्रंप बोले, यूएस के प्रेसिडेंट बोले. तो सारी स्टेटमेंट्स का अपना कोरिलेशन है, बस मार्केट्स अपने हिसाब से उसकी वेटेज लेके या उस पॉइंट्स को लेके उसको तोड़ता और गिरता है. और उसमें मेरे को इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अब एफआईज को ल्योर करने के लिए, बुलाने के लिए हम सबके और आप सबका ज़रूरत नहीं है. अब हम सबको गवर्नमेंट के एफर्ट्स की थोड़ी रिक्वायरमेंट रहेगी. या तो वो कुछ टैक्सेशन में करें जो मेरे को लगता नहीं संभव है, या तो कुछ पॉलिसीज़ में करें जो संभव है. दूसरा, या तो कुछ इस तरह से न्यूज़ आए जो ग्लोबल मार्केट्स के अंदर अच्छा फ्लो बनाए एमर्जिंग मार्केट्स के लिए. ये बात सच है कि जिस जगह पर हम आके खड़े हुए हैं वहाँ पे देश के फाइनेंस मिनिस्टर से मैं थोड़ा रिक्वेस्ट भी करूँगा, अगर वो कुछ पॉजिटिव बोले या कुछ ऐसी बात रखें या विजन अच्छा रखें तब भी काम बन सकती है. तो अंसारी साहब, मेरी आवाज़ जहाँ तक जा सकती है मैं वहाँ तक तो आपके बिहाफ से भी बोल देता हूँ, लेकिन ये बात सच है कि सबका साथ सबका विकास की ज़रूरत तो इस समय है ही. आगे बढ़ता हूँ. मैं जिस रिपोर्ट की बात कर रहा था वो था कोल इंडिया की रिपोर्ट. जरा स्क्रीन पे दिखाना कोल इंडिया की रिपोर्ट. और उसमें जेपी मॉर्गन ये कहता है कि हमारा टारगेट प्राइस है 395 और हमने घटाया 430 से. कोल इंडिया टिपिकली सभी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में होता है क्योंकि अच्छा डिविडेंड प्ले है. वैशाली मैम, एक बार जरा आपकी रिकमेंडेशन. 364 तो चल रहा है, 395 उनका है, हालांकि टारगेट पहले से भी घटा हुआ है. मान के रखें कि कोई दिक्कत नहीं. छोटी मोटी अगर किसी को एवरेज करनी हो तो वो क्या कर ले, एक राउंड की ऊपर क्या खरीदा हुआ है तो एवरेज कर ले. आई थिंक सो, ये लेवल सही है. काफी करेक्ट हो चुका है. ओवरसोल्ड में से भी आरएसआई हम देख रहे हैं तो इट्स शोइंग देयर इज एक्सॉशन इन सेलिंग. सो आई थिंक ये 350 का अच्छा सा सपोर्ट बन चुका है. यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं टू एवरेज आउट. ठीक है. एक दो शेयर मेरे को जरा और भी पता करने हैं. एक्चुअली मैंने अपनी लॉन्ग साइड की शीट्स अब वापस खोली है, उसके अंदर कुछ अच्छे बढ़िया शेयर मेरे को मिल रहे हैं या दिख भी रहे हैं. मैं एक्चुअली बोलूँगा आइशर मोटर्स एक बार लेके आना. 5000 की क्लोजिंग प्राइस है. रचना मैम, कल वॉल्यूम के साथ इसने क्लोज किया. परसेंटेज बहुत बड़ा गेन नहीं है बट सिम्बॉलिक गेन अच्छा है. हो सकता है अगली सीरीज़ में भी अच्छा चले. एक और चीज़ है, जो चार्ट फायर हुआ है ना, प्राइस फायर हुआ है, आप देख रहे होंगे पिछले 4 दिन से हर निशान में है. इन स्पाइट ऑफ दिस के पिछले 4-5 दिन से मार्केट में अनड्यू प्रेशर वापस बना है. एक बार आइशर मोटर पे आपकी रिकमेंडेशन रचना मैम. कंपेयर टू द रिमेनिंग मार्केट, यहाँ पे प्राइस एक्शन डेफिनेटली आप जैसे कह रहे हैं काफी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है. और अगर मीडियम टर्म के नजरिए से इस चार्ट को चेक करें तो यहाँ पे साइडवेज मूवमेंट बनी हुई है करीब करीब लास्ट जून से. तो अभी वो जो रेंज है उस एक्सक्यूज मी, वो रेंज के अपर एंड ऑफ द रेंज तक पहुंचेगा जब वो 5080 तक पहुंचेगा तब. तो वहां पे एक हल्की सी ट्रबल आ सकती है. उस रेंज में से एक बार ही उसने निकलने का अटेम्प्ट किया था जो फेल गया था, विच वाज इन अर्ली फरवरी दिस ईयर इटसेल्फ. अगर दोबारा अगर अटेम्प्ट करेगा 5100 के ऊपर जाने की, तो डिपेंडिंग ऑन द ओवरऑल मार्केट इट विल बी हैव टू बी सीन कि उसको सक्सेस मिलती है कि नहीं. बट नेवरदलेस यहाँ से करीब करीब 80-90 रुपए की फर्दर राइज भी शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए अवेलेबल है.
ठीक है, तो आयशर मोटर्स पे एक बार आपका व्यू पॉइंट होगा। एक शेयर मेरी लिस्ट में और भी है जहाँ पे कल लॉन्ग पोजीशंस ठीक बनी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रोल ओवर के भी काम आएगी। आयशर मोटर जिनके फैब कॉन्ट्रैक्ट्स से कटेंगे मार्च में जाएंगे, इसलिए मैं उस हिसाब से पोजीशंस भी चेक कर करके आपको बताते जा रहा हूँ मैं। क्या सीमेंट वाली कंपनीज में जेके सीमेंट फिर से एक्सपायरी पे कुछ कमाल कर सकता है? 2-4 दिन यानी कि एक्सपायरी होते समय और नई सीरीज़ में जाते समय। किरण सर, एक बार आपके रिकमेंडेशन जेके सीमेंट चेक करना प्लीज़। जेके सीमेंट की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस प्रकार से हमें चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिख रही है डेली चार्ट के ऊपर, स्टॉक अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जहां तक हम देख रहे हैं कि काफी सारे सीमेंट के स्टॉक 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग, रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ आप मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर देखोगे तो क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो यहाँ से जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 44.65 44.67 का बन रहा है, जो एक पियर्सिंग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनी थी 2-3 दिन पहले। तो उसी के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे लॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा जेके सीमेंट के अंदर। 44.60 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रहेगी। ऊपर में हम देख रहे हैं कि जहां तक ये 47, 48, 50 तक जाने की गुंजाइश रख रहा है, तो काफी अच्छा सेटअप है, मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए। ठीक है, जेके सीमेंट को आप लॉन्ग करके जा सकते हैं। 4,500 रुपये के ऊपर की इसके भाव हैं। एक और दिग्गज बैंक के बारे में जानते हैं, बाजार का कह सकते हैं कि वेटेज के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी एचडीएफसी बैंक। कल इसमें कमजोरी रही 1% के आसपास की। हालांकि हमने उसके पहले देखा था कि 1,700 रुपये के लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। वैशाली जी, एचडीएफसी बैंक मान लीजिए जिनके लॉन्ग्स खड़े हों, 1-2 दिन की जो गिरावट आई है, क्या इसको देखकर घबराना चाहिए और आपको लगता है कि क्या 41 में और बढ़ सकती है? सो आई थिंक ट्रेंड जरूर वीक हुआ है। अगर 1660 लेवल्स टूटता है तो आई थिंक इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, और तो अगर वो लेवल्स टूटते हैं तो फिर 1620 1600 लेवल्स तक जा सकता है ये बैंक। सो इस हिसाब से एक स्टॉप लॉस रखिए 1660 का। बिलो दैट वीकनेस और भी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, वीकनेस थोड़ी सी और बढ़ सकती है एचडीएफसी बैंक के शेयर में। लेकिन एक खबर सरकारी बैंकों को लेकर भी आई है। सरकार ने पीएसयू बैंकों में हिस्सा बेचने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए मर्चेंट बैंकर से बोलियां भी मंगवाई हैं। पूरी खबर लेकर हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुर, काफी समय से चर्चा चल रही थी और ये मतलब कार्ड्स पे था ये होना। बताइए क्या अपडेट्स आ रहे हैं आपके पास? जी, सरकार का पब्लिक सेक्टर बैंक्स और फाइनेंशियल एंटिटी जो कि लिस्टेड है उनमें जो स्टेक सेल है उसकी प्रक्रिया शुरू करने का जो प्रयोजन है वो सामने आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने बिड्स इनवाइट किए हैं मर्चेंट बैंकर्स का। आपको याद होगा कि 4 साल पहले जो बजट में अनाउंस किया था सरकार ने कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी में स्टेक सेल होगा, उस पर कोई खास ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई थी। हालांकि आईडीबीआई बैंक स्टेक सेल में प्रक्रिया जारी है, लेकिन बाकी जो 2 पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें कोई प्रक्रिया में खास रफ्तार नहीं पकड़ी थी। लेकिन अब सरकार ने मर्चेंट बैंकर से बिड मंगवाई है कि कौन से मर्चेंट बैंकर हो सकते हैं। ये जो पीरियड है वो 3 साल का दिया गया है, जो कि एक्सटेंड हो सकता है 1 साल का। तो प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, लेकिन देखने वाली बात यहाँ पे ये होगी कि सरकार आइडेंटिफाई करती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को और उसके बाद फिर स्टेक सेल की प्रक्रिया जारी रखती है। लेकिन अभी ये सिर्फ पहला कदम मान सकते हैं इस प्रक्रिया को शुरू करने में, और इसमें एक बार मर्चेंट बैंकर सिलेक्ट हो जाए उसके बाद बाकी की प्रक्रिया जारी रहेगी। ठीक है, शुक्रिया अंकुर इस जानकारी के लिए। देखते हैं कौन कौन से बैंकों में स्टेक सेल करती है सरकार। डाइवेस्टमेंट की प्रक्रिया के तहत सारी चीज़ें होनी हैं। थोड़ा सा ना परफॉर्मेंस वीक रहा है सरकारी बैंकों का अगर आप देखेंगे हाल फिलहाल तो। लेकिन एक बैंक जो जिस पर नज़र सबकी रहती है वो है एसबीआई। एसबीआई हमने करीब 850 रुपये के ऊपर के भी भाव देखिए, वहाँ से गिरते 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 ये 700 रुपये के आसपास के भाव आ गए। रचना जी, एसबीआई जरा आप चेक करके बताइए, आपको क्या इसमें कोई स्ट्रेंथ दिख रही है? 716 रुपये का भाव है, 2 दिन से हम फिर से देख रहे हैं कि कमजोरी इसमें हो रही है। सपोर्ट्स क्या है और ये बताइए कि इसको खरीदना कब होगा अगर किसी को लेना है तो? जी, करंटली जहां पे वो बैठा है प्राइस उसका 716 पे, उसके आजू बाजू एक सपोर्ट है जो हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, तो उसके हिसाब से उसकी सिग्निफिकेंस भी अच्छी होनी चाहिए। तो वो सपोर्ट है 700 का। अगर ये 700 का लेवल सस्टेन कर गया देन यहाँ से एक पुल बैक पहले और फिर रिजम्पशन ऑफ ट्रेंड हो सकता है। लेकिन अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो मैं ये कहूंगी कि पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड एट द करंट लेवल्स ऑफ अराउंड 700 और दूसरा हिस्सा बाकी रखे इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि ओवरऑल मार्केट को देखते हुए सपोर्ट
कहीं पे ओवरऑल मार्केट का आजू बाजू नहीं नजर आ रहा, तो बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द ओवरऑल मार्केट अगर ये फर्दर नीचे जाता है तो दूसरा हिस्सा आपने अगर बाकी रखा होगा तो उसको आप फिर लोअर लेवल से एवरेज आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं. सो वन पोर्शन कैन बी डेफिनेटली इन्वेस्टेड अराउंड 700 एंड सेकंड पोर्शन कैन बी इन्वेस्टेड अगर मार्केट फर्दर लोअर जाता है और अगर हमें 630-600 के आसपास के लेवल्स अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे देखने को मिलते हैं तो तब सो सेकंड एंट्री वुड बी अराउंड 630. रचना जी, हम चाहेंगे नहीं वैसे कि नहीं 630 तक जाए. काफी ज्यादा ऑलरेडी नुकसान लोगों को हो चुका है. 800 रुपए के आसपास संभलने की कोशिश कर रहा था, वहां से गिरते गिरते 700. अनफॉर्चुनेटली अगर उस प्राइस पर गया तब तो ठीक है, जो निवेशक करेंगे, लेकिन हाँ कन्विक्शन का नुकसान होगा जरूर शेयर में. एक और शेयर जहां पर हम लगातार देख रहे हैं 4000 रुपए के ऊपर स्ट्रेंथ, वो है इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो एयरलाइंस. इसको लेकर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है और उन्होंने खरीदारी की राय दी है. लक्ष्य दिया है 5050 रुपए का. दरअसल क्वार्टर टू डेट यानी कि 1 जनवरी से लेकर अब तक का जो समय बीता है उसमें घरेलू ट्रैफिक में 13% की ईयर ऑन ईयर सालाना आधार पर ये बढ़ोतरी हुई है और उसके चलते गोल्डमैन सैक्स बुलिश है और उनको लगता है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी. देखिए वैसे लीडर है, अगर आप डोमेस्टिक एविएशन मार्केट में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 65% का शेयर अकेले इंटरग्लोब एविएशन के पास है. तो कोई दो राय नहीं है इसकी लीडरशिप को लेकर. एक बार जरा भाव के हिसाब से समझ लेते हैं. वैशाली जी, आप जरा गाइड कीजिए. इंटरग्लोब में जो हम लोअर लेवल से तेजी देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उसका कंटिन्यूएशन आगे भी रहेगा? 4500 रुपए के ऊपर शेयर आ गया है, आप कितनी तेजी देख रही हैं इसमें? So I definitely do agree. Even near term जो हमने देखा तो रेजिस्टेंस को क्रॉस कर चुका है, तो नियर टर्म रेजिस्टेंस वाज 4500 और उसके ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं. सो आई थिंक आगे जाके नियर टर्म टारगेट्स दिख सकते हैं 4680. सो 42 का सपोर्ट है, तो अगर डिप में चांस मिलता है तो जरूर इसको खरीदना चाहिए बिकॉज ये स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रही है. और आई थिंक एक बार अगर ये लेवल से सस्टेन कर रहा है तो लुक फॉर द नेक्स्ट टारगेट, जैसे कि मैंने बताया. इंटरग्लोब को लेकर ये व्यू. और बायोकॉन का शेयर भी आज ये फोकस में रहेगा. हाल फिलहाल हमने देखा है कि ऊपरी स्तरों से हमने ये 400 रुपए के ऊपर जाते हुए बायोकॉन के शेयर को देखा था, वहां से ये नीचे आया और अब जो प्राइस है वो है 320 रुपए का. काफी ज्यादा डैमेज ऑलरेडी हो चुका है 404 रुपए से गिर के. लेकिन यूएस में इन्होंने स्टेलारा की बायोसिमिलर को लॉन्च किया है. बायोसिमिलर पर कंपनी लगातार फोकस बढ़ा रही है और यही ट्रिगर भी बनेगा अगर बायोकॉन को चलना है तो. एक बार जरा इस पर आपसे राय चाहेंगे रचना जी. बायोकॉन आपको लगता है कि ये सपोर्ट्स लेवल के अपने आसपास है? क्योंकि एक तरफा फॉल हम देख रहे हैं 400 रुपए के भाव से. इक्का दुक्का मौके पर हो सकता है कि थोड़ी मोड़ी लोअर लेवल से सपोर्ट आए हो, लेकिन ये गिरावट वाला ट्रेंड ही लगातार कंटिन्यू हो रहा है इसमें. जी, इस काउंटर में हाई प्रोबेबिलिटीज है कि ये काउंटर 300 और 280 के बीच में कहीं सपोर्ट ले ले और अभी हम 320 पे बैठे हैं, तो करीब करीब 20 रुपया फर्दर लोअर जाके एक सपोर्ट इमर्ज होने के अच्छे चांसेस है. अगर वो सपोर्ट इमर्ज हो गया तो ये काउंटर दोबारा से 400 और 450 की तरफ जाने के लिए चल सकता है. ओके, तो चलिए ये एक राय बायोकॉन के चार्ट्स पर इस वक्त मिलती हुई और सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए नजर आ सकते हैं बाजार खुलने के साथ साथ. पर्टिकुलरली स्टॉक स्पेसिफिक सेंटिमेंट्स पर खास तौर से नजर रखनी होगी और इस लिस्ट इस फेरिस्त में बायोकॉन, एनटीपीसी ग्रीन, सरकारी चुनिंदा पीएसयू बैंक्स, इंटरग्लोब एविएशन जैसी तमाम कंपनियां शामिल होंगी बिकॉज न्यूज़ फ्लोज यहां पर देखने को मिल रहा है. ब्रोकरेज के बुलिश रिपोर्ट्स भी कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स पर आते हुए देखने को मिले हैं. इस बीच एजेंसीज के हवाले से खबरें लगातार आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और इन खबर पर भी फोकस जरूर कीजिएगा. फ्रॉम एजेंसीज इस वक्त खबर आती हुई आपके स्क्रीन पर टाटा कैपिटल के बोर्ड से आईपीओ को मंजूरी मिलती हुई देखने को मिली है. इस वक्त की बड़ी खबर, टाटा कैपिटल के बोर्ड से आईपीओ को मंजूरी मिलने की. 23 करोड़ शेयर्स तक के नए इश्यूज को मंजूरी दी गई है. इस खबर पर विस्तार से और बातचीत होगी और इस पर इंपॉर्टेंट टेकअवेज और डिटेल्स रिसर्च के हवाले से आपके लिए लेकर भी आएंगे. लेकिन इस वक्त की ये खबर एजेंसीज के हवाले से टाटा कैपिटल के बोर्ड से आईपीओ को मंजूरी मिलती हुई. चलिए प्री ओपन टिक्स आपके स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं. वैसे तो भारतीय बाजार के लिए आज भी संकेत जो है कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं. एफआईएस की बिकवाली जो है
थमने का नाम नहीं ले रही है। 22,400, देखिए 22,800 से हम चले थे, उसके बाद 22,700, 22,500 और अब 22,500 को भी नीचे उतारते हुए 22,400 के लेवल्स के इर्द गिर्द शुरुआत करीब 150 से 200 अंकों की बिकवाली निफ्टी में। अंडर परफॉर्मेंस लगातार मार्केट्स में देखने को मिल रहा है, प्रेशर लगातार मार्केट्स में माउंट होता हुआ दिख रहा है, कहीं से कोई रिस्पाइट नहीं। और एकमात्र रिस्पाइट की अगर बात करें यही है कि एक ट्रंकेटेड वीक है, कल भारतीय बाजार की छुट्टी है, तो अगर गिरना ही है तो सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशंस भारतीय बाजार गिरेंगे, क्योंकि इस वक्त सेंटिमेंट्स बिल्कुल ऐसे नजर आ रहे हैं, कमजोरी के साइंस हर तरफ से देखने को मिले हैं। प्री ओपन टिक्स भी आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में रुपए की शुरुआत भी होती दिखेगी, उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन चलिए क्विकली जहां पर मूव्स या एक्शन देखने को मिले हैं इन स्टॉक्स और सेक्टर्स पर बात कर लेते हैं। वैशाली जी गुड मॉर्निंग, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी आईटी सेक्टर पर। वैसे अंडर परफॉर्मेंस बाजार की गिरावट के साथ आईटी सेक्टर भी कमजोरी के ही साइंस दिखा रहा है, लेकिन कनेक्टिंग सेक्टर है मैम, ग्लोबल और साथ ही डोमेस्टिक ट्रिगर्स से ताल्लुक रखता है। आईटी सेक्टर में छोटी मझौली आईटी कंपनियां, लार्जर प्लेयर्स पर आपका टेक क्या होगा? सो आई थिंक काफी स्टॉक्स बीटन डाउन है और निफ्टी आईटी सेक्टर की ही बात करें तो आई थिंक इट्स नॉट द एंड ऑफ द करेक्टिव मूव। सो आई थिंक थोड़ा और करेक्शन आ सकता है, बट हैविंग सेड दैट कल हमने देखा दैट परसिस्टेंट, कोफॉर्ज, ये सब स्टॉक्स में दोबारा एक थोड़ा सा बाइंग दिख रहा था। सो आई थिंक इट्स बेटर टू चेरी पिक स्टॉक्स। मेरे ख्याल से फिलहाल जो कोफॉर्ज का एक करेक्टिव मूव आया है और कल भी एक अच्छी सी कैंडल बनी है, सो दीज स्टॉक स्पेसिफिक और लोकल स्टॉक्स भी हम देखेंगे, डोमेस्टिक जिसमें ज्यादा इम्पैक्ट है वो साइंस, सो दीज आर ऑल टेक्निकली वेल प्लेस्ड, तो ये स्टॉक्स पे जरूर ध्यान दिया जाए। सेक्टर पर चुनिंदा प्लेयर्स हैं जो कि वैशाली जी के रेडार पर हैं और इन पर आपकी भी नजर होनी चाहिए। इस बीच कोटक महिंद्रा बैंक पर रचना जी गुड मॉर्निंग, आपसे एक राय जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि कल के सत्र में भी अगर आप देखें, चाहे फिर वो लार्जर प्लेयर्स हो, बैंकिंग की छोटी मझौली बैंक्स हो, इस पर डिस्कशन बेस तो बनता ही है, क्योंकि लिटरली यहाँ पर अगर आप देखें सरकार चुनिंदा पीएसयू बैंक्स में हिस्सा बेचने की तैयारी भी कर रही है। हिस्सा बिक्री के लिए मर्चेंट बैंकर्स से बोलियां भी बुलवाई गई हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ही नहीं, लार्जर बैंक्स और उसके साथ साथ छोटी मझौली बैंक्स पर भी अगर कोई टेक इस वक्त कोई रीडिंग्स अगर बन रही हैं। कोटक महिंद्रा बैंक पे एक बहुत ही रेयर चीज दिख रही है जो अभी ओवरऑल मार्केट में दिखनी मुश्किल है। दिस काउंटर इज शोइंग स्ट्रेंथ एंड सारे इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे भी ये बैठा हुआ है, which is a very rare thing to see in the market आजकल। तो यहाँ पे 1966 के आसपास प्राइस बैठा हुआ है। ये काउंटर जब तक 1900 के ऊपर है तब तक तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज है, एंड ये काउंटर 2000 को क्रॉस करना चाहिए इन नियर टर्म। एंड अगर मीडियम टर्म के हिसाब से कोई प्ले करना चाहता है तो उनके लिए 2100-2150 के नंबर्स इजीली पॉसिबल दिख रहे हैं चार्ट्स पे। ये पॉसिबिलिटी तब तक बरकरार रहेगी जब तक ये काउंटर 1850 के ऊपर बना रहेगा फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है, ऑन मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव 1850 तक के लेवल्स को वॉच आउट ज़रूर करना है, पॉसिबिलिटीज़ वहाँ से देखने को मिल रही है, लेकिन 1850 के लेवल्स अगर टूटते हैं तो फिर वहाँ से कमजोरी के साइंस नजर आ सकते हैं, तो इन लेवल्स पर खास तौर से नजर रहेगी। इस बीच करेंसी की ओपनिंग पर भी फोकस होना चाहिए, रुपया खुला है एंड कुछ सेशंस की मजबूती के बाद आज 15 पैसे कमजोरी के साथ रुपए की ओपनिंग होती हुई नजर आई है। 86 रुपये और 85 पैसे पर रुपया डॉलर के मुकाबले आज के सत्र में कमजोरी के साथ खुलता हुआ देखने को मिला है, 15 पैसे वीक यहाँ पर। गुड मॉर्निंग किरण जी, आपसे जानना चाहेंगे कैस्ट्रॉल इंडिया के चार्ट्स, अगर पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें, पिछले 1 महीने के चार्ट्स को अगर पुल अप करेंगे, कैस्ट्रॉल इंडिया के ऑलमोस्ट 30% की मजबूती देखने को मिली है। अब पिछले 1 महीने में बाजार की चाल में तो हमने कमजोरी देखी है, लेकिन कैस्ट्रॉल इंडिया का स्टॉक परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट पिछले 5 सेशंस में भी ऑलमोस्ट 4 से 5% की तेजी। कैस्ट्रॉल इंडिया 215 के लेवल्स पर कैसा लगता है? सो कैस्ट्रॉल इंडिया की अगर हम बात करें तो जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है, साथ ही साथ मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन के अंदर है और स्टॉक में कहीं ना कहीं 200 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, बट ओवरऑल फेयरली सेटअप है। तो मेरे हिसाब से कंडीशनल बाय रहेगा, 220 के ऊपर हमें लॉन्ग पोजीशन करना चाहिए कैस्ट्रॉल के ऊपर। एक जो स्टॉप लॉस हमें देखने को मिल रहा है वो 205 का रहेगा, तो 220 के ऊपर आप 220 के ऊपर आप लॉन्ग कीजिए 205 के स्टॉप लॉस के साथ, और नहीं इंट्राडे के हिसाब से नहीं बट मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप ध्यान देंगे तो मुझे लग रहा है कि यहाँ अच्छा खासा एक 260 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, लॉन्ग करना चाहिए 220 के ऊपर।
20 के लेवल्स अगर दिखे यहाँ पर तो खरीदारी के मौके रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल अट्रैक्टिव इस वक्त कैस्ट्रॉल इंडिया के लिए नजर आता है। वैशाली मैम, आपसे कच्चे तेल की चाल और साथ ही बुलियन मार्केट पर राय जानना चाहेंगे। रचना मैम, आपसे जान लेंगे कच्चे तेल की चाल, एक छोटे दायरे में कारोबार हम देख रहे हैं $75 बैरल के आसपास ब्रेंट ट्रेड करता हुआ, और साथ ही सोने चांदी की कीमतों में कल हमने देखा था मुनाफा वसूली का दौर, आज वापस मजबूती लौट आई है। कच्चे तेल की चाल के चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स पर कोई टेक अगर बन रहा है, और साथ ही बुलियन मार्केट प्रेशियस मेटल्स में गोल्ड सिल्वर की चाल के चलते ज्वेलरी स्टॉक्स या गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज मुथूट मणप्पुरम फोकस में रही थी कल भी। जी, अगर क्रूड ऑयल की ही पहले बात करें, क्रूड ऑयल में भी यहाँ पे प्राइस एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे है, और यहाँ से अगर ये 6060 के ऊपर मार्च के फ्यूचर्स के हिसाब से MCX में बैठ जाता है, सपोर्ट ले लेता है 6080 के करीब करीब, तो यहाँ पे इसमें भी एक राइज आने के चांसेस है, और जो वो चांसेस तब ज्यादा सॉलिडिफाई होंगे जब ये काउंटर 6200 को क्रॉस 6250 को रादर क्रॉस करेगा, तो उस हिसाब से जो इसके प्लेज है उसको प्ले कर सकते हैं इसके रिलेटेड जो कंपनीज हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम BPCL वगैरह की बात करें तो BPCL में स्पेसिफिकली कितने टाइम से मार्केट की गिरावट के बाद प्राइस करंटली जो बैठा हुआ है करीब करीब एट द लेवल ऑफ 250, अगर ये काउंटर 230 के आसपास कहीं पे सपोर्ट फाइंड कर लेता है समवेयर बिटवीन 230 एंड 250, तो वहां से एक शॉर्ट टर्म रैली ही सही लेकिन बन सकती है जो काउंटर को 270 के करीब करीब लेके जा सकती है। 270 क्रॉस होगा तो फिर 280-90 के जोन भी ओपन अप होंगे। और अगर गोल्ड फाइनेंसिंग की कंपनीज की बात करें, फॉर एग्जांपल मुथूट की अगर चार्ट चेक करी जाए, यहाँ पे आफ्टर ऑल द ड्रामा एंड बेरिशनेस दैट वी हैव सीन इन द मार्केट इन द पास्ट फ्यू मंथ्स, प्राइस अभी भी 2200 के करीब बैठा हुआ है, विच इज अगेन अ शो ऑफ स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे प्राइस अगर 2230 को क्रॉस करेगा इन नियर फ्यूचर, तो मोमेंटम फिर से पॉजिटिव साइड पे टर्न होने के चांसेस है, जो इस काउंटर को 2350 एंड 2400 की तरफ लेके जा सकता है। एब्सोल्युटली। रचना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, मार्केट पर अपना आउटलुक, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और चलिए इस बीच मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापड़िया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग चंदन, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। आपसे आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस जानेंगे, लेकिन एक बार जरा हमारे 9 के नवरत्न की सूची आप सुन लीजिए। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं 9 के नवरत्न शेयर्स लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है बात करेंगे अक्जो नोबल की। यहाँ पे इनके प्रमोटर को जो है ये बेचने वाले पाउडर कोटिंग बिजनेस और R&D सेंटर, जिसका कुल वैल्यू 2200 करोड़ के ऊपर होने वाला है। लेकिन याद रखिए कि जो नेट डील हुई है वो जो है एनालिस्ट एस्टिमेट्स के इनलाइन हुई है, ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे नहीं हुई है। जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनके लिए पॉजिटिव नज़रिया ज़रूर है। बायकॉन हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा, जहाँ पे स्टेला की बायोसिमिलर प्रोडक्ट जो है उन्होंने US में जो है लॉन्च की है, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। टेक्समैको रेल के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, जहाँ पे उन्होंने निवोमो के साथ जो है एक अलायंस किया है, जहाँ पे हाई स्पीड रेल सोल्यूशंस की जो है बात की जाएगी, तो स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। PSU बैंक्स पे भी नज़र रखिएगा। जो सोर्सेज बता रहे हैं ET नाउ स्वदेश को कि जो गवर्नमेंट है इनवाइट करी है बिड्स आपके मर्चेंट बैंकर से सेलेक्ट PSU बैंक्स को लेके, और DPAM जो है ये बैंकर्स को एम्पैनल कर सकते हैं अगले 3 से 4 साल तक। भारतीय एयरटेल के भी नज़र रखिएगा। ET से खबर आ रही है कि टाटा प्ले एयर डिजिटल टीवी जो है मर्जर्स की बात करी है D2H यानी डायरेक्ट टू होम सेगमेंट में, और यहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज हालांकि देख रहे हैं D2H इंडस्ट्री थोड़ी स्ट्रगल कर रही है स्ट्रीमिंग को लेके, इसलिए एक टाइप से कंसोलिडेशन हो सकता है। नेस्ले इंडिया की बात करें तो एजेंसी से खबर आ रही है कि प्राइस हाइक्स ले सकती है कुछ प्रोडक्ट लाइंस में, क्योंकि कमोडिटी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। वही SBI कार्ड्स की बात करी तो जनवरी की डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, जहाँ पे इनका मार्केट शेयर गेन हुआ है और ओवरऑल स्पेंड्स में भी इम्प्रूवमेंट आया है अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस देखें तो। इंटरग्लोब एविएशन पे भी नज़र रखिएगा, ये एक दूसरा फॉरेन अपग्रेड आ रहा है। यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स का मेंटेन बाय रखा है, टारगेट प्राइस है 5050 का, पहले ये आंकड़ा 4650 था। कल भी हमने देखा था एक फॉरेन ब्रोकिंग हाउस ने गोल्डमैन सैक्स को अपग्रेड किया था, क्योंकि ओवरऑल Q4 नंबर्स जो जनरली वीक होते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने मिल रहे हैं अक्रॉस ऑल ऑपरेशनल पैरामीटर्स। और हमारा आखिरी स्टॉक बिग बोल्ड ब्रोकरेज
कोल इंडिया पे नजर रहेगी। जेपी मॉर्गन की डाउनग्रेड आई है, मेंटेन न्यूट्रल रखा है, लेकिन लक्ष्य घटा दिया है, 430 से कड़ा के 395 कर दिया। और आगे जाते हुए कुछ अर्निंग्स ग्रोथ को लेकर मल्टीपल हेडविंड्स की जो है बात की गई है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी नजर होनी चाहिए, जहां पे आज रिएक्शन देखने मिल सकता है। ठीक है, ये नवरत्न शेयर आपके स्क्रीन पर आ गए। जैसे मैंने कोल इंडिया के बारे में भी जिक्र कर चुका हूँ और कुछ एक रिपोर्ट्स के बारे में भी जिक्र कर चुका हूँ। मार्केट्स के अंदर फ्रीज भी हो चुका है। एक बार जरा मैं वो लेवल्स पे दिखाता हूँ, जरा दिखाएंगे आप। निफ्टी करीब 36 पॉइंट फ्रीज हुआ है। देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन देखा जाए तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा ही है। तो 22,500 पॉइंट 22,500 के आसपास है ये। एक बार जरा बैंक निफ्टी भी जब दिखा देना स्क्रीन पर, आप दिखा पाओ तो एक बार जरा बैंक निफ्टी भी दिखाना। और बैंक निफ्टी के अंदर भी 48,500, वैसे तो कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, ऑलरेडी हम लेवल सब तोड़ चुके हैं। बट बैंक निफ्टी जितने पॉइंट्स निफ्टी टूटा उतना पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा हुआ है। ठीक, आई होप सो। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा कि कभी भी आपका मन हो ना, कभी भी आपका मन हो, अब भूल जाओ कि मैं क्या बोलता हूँ, दूसरा क्या बोल रहा है या थर्ड पार्टी क्या बोल रहा है। अगर आपका कभी भी मन होना इंडेक्स लेने का, तो पहले आप बैंक निफ्टी से शुरुआत करना, सीधा निफ्टी मत लेना आप। ये मतलब पहले बैंक निफ्टी से शुरू करना, ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, बट थोड़ा समय लग सकता है। चंदन तापड़िया, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन भाई नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पिछला हफ्ता पूरा इसी चीज़ में निकाल दिया कि 22,800 बच जाए, फाइनली बच गया। ये वाला हफ्ता पूरा इसी वीक में निकाल देंगे कि 22,800 आ जाए, बचे ना अब आ जाए। सर चांसेस कितने पूरा हफ्ता निकाल देंगे 22,800 को पाने में? जी नमस्कार, धन्यवाद और सभी पैनलिस्ट और दर्शकों का भी आभार। देखिए, बाजार पिछले सप्ताह में 22,800 को बार बार सपोर्ट ले रहा था, बट फॉलो अप बाइंग नहीं आ रही थी। और यूजुअली वीक मार्केट में मल्टीपल टाइम सपोर्ट जब अटेम्प्ट करता है तो वहां पर वीकनेस बन जाती है कोई ना कोई ट्रिगर बनने से। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि ग्लोबल समीकरण भी थोड़े से वीक है और विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। और इंडेक्स अब वापस एक लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस को इंटेक्ट रख रहा है। पहले 22,800 का जो सपोर्ट था, अब वो एक हर्डल का काम करता हुआ नजर आएगा और निफ्टी कहीं ना कहीं 22,222 के नए डाउन साइड के टारगेट छूते हुए नजर आ सकता है। ठीक है चंदन भाई, जरा जल्दी से अपने ट्रेड बता दोगे, आज के सौदे कौन से हैं? बिल्कुल, देखिए ट्रेड के लिए हम एक बाय एक सेल मिक्स आइडिया रखेंगे। पॉजिटिव साइड में रहेगा इंडिगो, और डेली और वीकली चार्ट में एक ट्रायंगल ब्रेकआउट देखने को मिला है और 4-5 दिन से हाई हार्ड लोज के सीक्वेंस यहाँ पे बने हुए हैं। तो इंडिगो पे खरीदारी की सलाह, 4,430 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 4,750 के टारगेट रहेंगे। दूसरा एक काउंटर रहेगा टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी का स्ट्रक्चर नेगेटिव है, निफ्टी आईटी ने एक मेजर नेगेटिविटी दिखाई। टाटा एलेक्सी अपने लगभग 3.5-4 साल के लोवेस्ट लेवल पे है और एक ब्रेकडाउन जैसा माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 5,980 के स्टॉप लॉस से बिकवाली की सलाह रखेंगे। नीचे में मौजूदा लेवल से 4-5% करेक्ट होते हुए 5600 तक के टारगेट टाटा एलेक्सी छू सकता है। तो इंडिगो बाय, टाटा एलेक्सी सेल और 22,800 निफ्टी का मेजर हर्डल के रूप में काम करेगा। ठीक है, तेजस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तेजस भाई, चैलेंज है, 1 ही मिनट का समय रह गया आपके पास, दोनों ट्रेड आपको बताने हैं, बता दीजिए प्लीज सर। नमस्ते निम्बी जी और तमाम दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। तो आज के जो मेरे 2 पिक है उसमें से पहला वाला मेटल सेक्टर से हिंडाल्को लिमिटेड। स्टॉक ने एक रिसेंटली ब्रेकआउट दिया था 628 के ऊपर और उसके बाद एक हल्का सा पुल बैक दे रहा है मार्केट करेक्शन में। तो करंट भाव में या डिप में खरीदारी करे। हिंडाल्को में स्टॉप लॉस लगाना है 615 के नीचे, पहला लक्ष्य रहेगा 665 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 690 का। और सेल साइड पे जो मेरा ट्रेडिंग आइडिया है वो आईटी सेक्टर से है। आईटी सेक्टर ने कल एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है, तो इन्फोसिस में मेरा एक सेल है ट्रेडिंग आइडिया के हिसाब से। एक हल्की सी पुल बैक रैली में बेचिए, करीबन 1770 से लेके 1780 के बीच में 1810 का स्टॉप लॉस रहेगा। लक्ष्य रहेंगे 1730 और 1700 के। टारगेट कंप्लीट हो गया सर, आपने शेयर्स बता दिए, बाजार खुल रहा है और कर रहे हैं इसकी तैयारी। और आज देखते हैं क्या होता है। निफ्टी बैंक हरे निशान में, निफ्टी लाल निशान में, बैंक निफ्टी ने लगा दिया चौका और सीधा 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी भी आ गया हरे निशान में। कोई एक्साइटमेंट नहीं है बॉस, मैं बता रहा हूँ बहुत साफ साफ। 22,800 ले आओ तो एक बार उम्मीद जग जाएगी वापस से कि अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा। 22,800 जब तक नहीं आता तब तक दिक्कत रहेगी। 48,800 पे इस समय बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स अभी देखना नहीं, इंडिया विक्स वैसे देखो ना भी अब काम चल जाएगा, अब चाहे बढ़े चाहे घटे।
बिना बड़े भी इंडिया विक्स अगर मार्केट ऐसे टूट रहा है तो आप उसी से आइडिया लगा लो क्या चीज़ है, ख़राब हो रहा है मार्केट पूरा। ठीक है, कोई बात नहीं, बट आज का दिन मेरे को लग रहा है HDFC बैंक थोड़ी हेल्प करने के मूड में आ रहा है। 1680 इसका एक बेस प्राइस भी है, यहाँ से अगर टर्न अराउंड करता है तो 1700 को कॉन्कर कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शेयर होगा आज के दिन देखने के लिए। एडवांस डिक्लाइन बहुत अच्छी तो नहीं है बट फिर भी ठीक है। 1000 शेयर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं 741। इतना पिटने के बाद भी अगर एडवांस डिक्लाइन ठीक नहीं हो, इतना पिटने के बाद भी अगर बड़े शेयर्स नहीं आए, इतना पिटने के बाद भी अगर शॉर्ट कवरिंग एक्सपायरी के आसपास नहीं हो, तो समझ लेना प्रॉब्लम बहुत गहरी और गंभीर है। दोनों ही केसेस समझने के लिए हैं और ये बताने के लिए अपने आप में सफिशिएंट है। इसमें किसी चंदन सर की, तेजस जी की, किरण जी की, डिम्पी कालरा की, इन सब की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से स्क्रीन देख के समझ जाओगे कि सिचुएशन क्या है और हमें कैसे काम करना है। और मैं कई बार वैसा मानता भी हूँ कि हम आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, हम तो आपके साथ अपने विचार साझा कर रहे हैं। कई मानों में हमारे व्यूअर्स हमसे कहीं ज़्यादा गुना समझदार हैं, ऐसा मेरा पक्का दृढ़ विश्वास है। दूसरा, 150 पॉइंट की बढ़त के साथ अभी भी 48,800 के आसपास हम कामकाज कर रहे हैं। HDFC बैंक जैसे मैंने कहा कि 1680 इसका एक बेस प्राइस है, सेम 1200-1210 रिलायंस का बेस प्राइस है। इसको जल्दी जल्दी ब्रेक नहीं करता है, आई होप सो के भी ब्रेक नहीं होगा। 1300 शेयर अभी एडवांसेस के अंदर है। डिक्लाइंस की संख्या बड़ी नहीं है बल्कि एडवांसेस की संख्या बड़ी है, यानी कि खुलने के बाद कुछ शेयर्स में रिकवरी तो आई है। देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी के फ्यूचर फेब वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हल्के से हरे निशान में चल रहे हैं, देखते हैं इनमें और क्या होता है। अभी आ जाते हैं जरा गेनर्स पे। मार्केट के सपोर्ट कौन कर रहा है, मार्केट को आज चला कौन रहा है या फिर गिरा कौन रहा है, इस सबको आपके सामने में रखता हूँ। श्रीराम फाइनेंस दिखाना 1% से ज़्यादा की बढ़त है। ट्रेंट, M&M, ICICI बैंक और ONGC, ये सब के सब हरे निशान वाले शेयर्स हैं। स्क्रीन पर दिखाते जाना जो मैं शेयर्स बोलता जाऊँ। श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंट, M&M, ICICI बैंक और ONGC, ठीक है, ये कुछ एक शेयर्स आपको हरे निशान में दिखेंगे। बैंक निफ्टी का अच्छा प्ले कर रहा है, 140 पॉइंट है और ये पॉइंट भी सही है कि आपने ऊपर ना सेंसेक्स और बैंक निफ्टी लगा रखा है। आपने ये बात अच्छा किया, जो भी जिसने भी डिजाइनिंग किया ओपनिंग बेल की समय, जो एक्टिव है सिर्फ वही दिखाओ, जो नॉन एक्टिव है उसको बार बार मत दिखाओ। निफ्टी अभी भी एक्टिव इनएक्टिव की जोन में चल रहा है, उसको दिखाने का कोई मतलब नहीं। जो एक्टिव है उसी पे कंसंट्रेट करवाओ, उसी पे फोकस करवाओ। तो अभी 48,800 है, कॉन्कर करके तो 49,000 तक भी आ जाएंगे और आप इतना डैमेज जो कल का हुआ उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर लेंगे। लेट्स होप सो, उम्मीद करता हूँ कि ऐसा हो जाए। 1400 शेयर एडवांसेस के लिए बताने के लिए बहुत है। अब आ जाते हैं गिरने वाले शेयर्स पे। L&T थोड़ा वीक मिलेगा, TCS थोड़ा वीक मिलेगा। ऑलरेडी हमारे पहले 6 बड़े शेयरों की कैटेगरी में भी आते हैं। जरा दिखा देना, स्क्रीन पे भी दिखा दो फटाफट से, इस परंपरा को पूरा करते हैं। L&T, HUL, TCS, इन्फोसिस, रिलायंस और HDFC बैंक, ये 6 शेयर्स दिखा दो जिनके पास मोर देन 40% ऑफ द वेटेज है मार्केट की। हिंडाल्को मत फायर किया करो, मैंने कई बार देखा है जब मैं कुछ शेयर देता है बीच में एक हिंडाल्को जरूर आ जाता है, शायद हो सकता है कोई टोटका भी हो, और ठीक है फिर भी फायर हो गया तो कोई बात नहीं, उसको भी देख ही लेंगे। ये आपको शेयर्स अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो हमने सारे बड़े शेयर्स फायर किए आपकी स्क्रीन पर ताकि मोटा मोटी वेटेज वाले काउंटर्स की सिचुएशन आपको पता लग पाए। थोड़ा बहुत मिक्स्ड है, कुछ शेयर प्लस कर रहे हैं, कुछ लोग माइनस कर रहे हैं, तो फिलहाल थोड़ा आप भी वेट एंड वॉच करके ही काम करना। अब आ जाते हैं कुछ और शेयर्स पे। मैं ना F&O की शीट्स को भी बैक टू बैक ओपन कर देता हूँ क्योंकि डेरिवेटिव एक्सपायरी का वीक चल रहा है, तो उसमें लॉन्ग शेयर्स जहाँ पे पोजीशंस बन रही हैं, पहले मेरा वो भी बता देता हूँ। ओबरॉय रियलिटी दिखाओ एक बार जरा, इसके अंदर बन रही है लॉन्ग पोजीशंस, ये आज का नोटिसेबल शेयर होगा, ठीक है। अभी वॉल्यूम तो ज़्यादा नहीं है बट जो है मैं वही बता दे रहा हूँ आपको थोड़ा थोड़ा। मैक्स हेल्थ केयर दिखाना स्क्रीन पर, मैक्स हेल्थ केयर, ठीक है। एक जरा आप दिखाओ UPL, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी पोजीशंस लॉन्ग साइड की बन रही हैं, पोजीशंस थोड़ी सी ठीक मैं बोलूँगा इसके अंदर बन रही हैं। इसके अलावा RBL बैंक दिखाओ एक बार जरा, KEI इंडस्ट्रीज़ दिखाओ स्क्रीन पर। ये कुछ एक शेयर्स हैं जहाँ पे पोजीशंस थोड़ी सी ठीक हैं, ठीक। देखते हैं अभी और क्या होता है। फिलहाल तो निफ्टी बैक इन ग्रीन रेड हो चुका है और बैंक निफ्टी ने करीब करीब अपना 50% जो ऊपर का गेन किया था वो खो दिया। इंडिया विक्स भी नीचे आ गया है, HDFC बैंक भी इन रेड हो गया है, तो थोड़ा बहुत प्रेशर है, देखते हैं। रिलायंस थोड़ा सा ग्रीन होने की कोशिश कर रहा है। मत देखना बार बार मार्केट को, आज बस रेंज में अभी मार्केट है स्टिल, अभी थोड़ी रिकवरी नहीं आई, जब तक अच्छे से रिकवरी नहीं आ जाती तब तक कोई मेजर पॉइंट पे काम करना भी ठीक नहीं लग रहा, थोड़ा वेट एंड वॉच करते रहो आप, ठीक है। ये एडवांस डिक्लाइन की रेशियो है, शुरुआत में आपको हमने दिखा दिया। 1400 शेयर NSE के दिख रहे हैं, यही NSE वाला डाटा है जो आप बॉक्स में नीचे शेयर करते हुए देखते हैं ना, ये NSE का डाटा होता है।
ठीक है, इसमें अगर आप F&O देखेंगे तो स्थिति थोड़ी ख़राब है, इसलिए प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बन रहा है। आ जाते हैं जरा कुछ एक और शेयर्स मैं जल्दी से नीट करवाता हूँ और उसके बाद आप हीट मैप फायर कर देना तो उसके बाद पता लग जाएगा उसमें क्या है। जैसे टाटा इन्वेस्टमेंट्स करीब 6% ऊपर है, ठीक है। क्रेडिट एक्सेस 5% ऊपर है, दीपक फर्टिलाइज़र 2.5%, इरडा 2.5%, ग्लैंड फार्मा 2.5%। ये सब कुछ एक बड़े शेयर्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। हीट मैप अपनी स्क्रीन पर आप और देख पा रहे हैं। फटाफट से घुमाते जाओ, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, IT का, ऑटो का, बैंक्स का, सबका दिखाते जाना फटाफट से, ठीक है जी। ये ग्लैंड फार्मा, चलो आप शेयर्स दिखाई दे तो दीपक फर्टिलाइज़र फायर कर लो, फिर इसमें दिखा दो जरा दीपक फर्टिलाइजर्स। तो सारे के सारे हीट मैप फायर करते हैं और निफ्टी, बैंक, ऑटो, IT ये सब के सब हीट मैप्स फायर कर दो ताकि इससे थोड़ा आइडिया लग जाए कि इस समय की सिचुएशन क्या है। FMCG और इस सब के सब हीट मैप्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ठीक है जी। मार्केट्स पे अभी कुछ है नहीं कुछ खास बोलने के लिए, ना ही मार्केट्स आपको अलाउ कर रहा है बोलने के लिए। बस 3 प्रिंसिपल याद करना, थोड़ा एकोमुलेशन रखना अपने पास, यानी कि जब भी कोई मेजर गिरावट आती है इक्का दुक्का लॉट या तो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से फाइनेंसिंग करना। दूसरा, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन, एकदम से आना नहीं, एकदम से बुरा भी नहीं मानना, मार्केट में जो ले रखा उसको बचाओ। तीसरा, बाय राइट एंड सिट टाइट, ये मत देखना है 60% शेयर टूटा है, ये देखना शेयर अच्छा कौन सा है, जो शेयर अच्छा है उसी को प्लस करना। 60% और 70% की कैलकुलेशंस नहीं होती। 70% अगर कोई शेयर टूटा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, तभी 70% भी टूटा है, और 70% रिकवर कर जाएगा इसके चांसेस भी नहीं होते, ठीक है ना। तो आप गिरावट वाले शेयर्स ना देख के अच्छे शेयर्स जो नीचे मिल रहे हैं वो प्लस करना, इसी को कहते हैं हम बाय राइट एंड सिट टाइट। और ये काफ़ी हद तक मोतीलाल ओसवाल भी इस्तेमाल करता रहा है, जहाँ से चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ते हैं, आज भी हमारे साथ हैं। चंदन सर, ये तो आपकी कंपनी का ही टैगलाइन है, बीच में एड्स भी बनी थी, बाय राइट एंड सिट टाइट, आपको तो याद ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल। हम 2-3 चीज़ों पे बिलीव करते हैं, एक तो बाय राइट सिट टाइट और नॉलेज फर्स्ट। और अगेन देखिए, वी ऑलवेज बिलीव दैट डाउन्स आर टेम्पररी, अप्स आर परमानेंट। और मार्केट में हर 3-4 सालों में एक नेगेटिव इम्पल्सिव वेव आती है और उस इम्पल्सिव वेव में जो टिके रह जाता है वही मार्केट में बड़े पैसे बना जाता है। तो यही सलाह रहेगी कि अच्छे काउंटर्स और जो आपको नीचे के भाव मिल रहे हैं वहाँ पे आपको अक्यूमुलेट करना चाहिए। हालांकि यदि किसी के पास ऑलरेडी है और नीचे के प्राइस ऊपर के प्राइस से करेक्शन हो चुका है तो जरूर उनके पोर्टफोलियो में पेन होगा। बट अगेन मेरा तो यही मानना है कि जब जब डिक्लाइंस में किसी ने खरीदारी के मौके ढूंढे इस मार्केट ने, तब तब उनको रिवॉर्ड दिया है। और काफ़ी लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो बोलते हैं कि अर्लियर एवरी डिक्लाइन वाज द बाइंग अपॉर्चुनिटी, बट इस बार का मालूम नहीं। बट ट्रस्ट मी, इंडियन मार्केट को पावर ऑफ इंडिया, पावर ऑफ इक्विटी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इन सब पे भरोसा रखना पड़ेगा। जरूर आपका हो सकता है 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर लग जाए, बट ओवरऑल इंडियन मार्केट अपनी स्ट्रेंथ धीरे धीरे दिखाएगा। और जब सेल लगती है तब हम अच्छे ब्रांड को कम भाव पे खरीदने का प्रयास करते हैं। तो बाजार में जो डिस्काउंटेड सेल है उसमें कहीं ना कहीं सिलेक्टिव काउंटर चुने और अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करें। डन। यही इंटेलिजेंस, यही नॉलेज आपको इसी मौके पर मिलती है और यही आपको बढ़िया से चंदन सर बता भी रहे हैं। तो खैर, मेरे दोनों सहयोगी भी तैयार हैं आपके लिए ओपनिंग का ट्रेड के लिए, मेहमान भी रेडी हैं आपको ओपनिंग का ट्रेड बताने के लिए। तो करते हैं ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत। तो बाजार में कल की गिरावट के बाद आज एक डल शुरुआत हुई है। निफ्टी हालांकि सपाट आपको बिल्कुल दिखेगा और निफ्टी बैंक में थोड़ी सी बाइंग जरूर है 100 अंकों के आसपास की। और हम देख रहे हैं कि कुछ बड़े बैंकों में ICICI बैंक थोड़ी सी रिकवरी करने की कोशिश आज के सत्र में कर रहा है। अच्छी अटेम्प्ट ली है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने, क्योंकि कल में भी हमने तेजी देखी थी 1.5% के आसपास की, आज फिर से 1.5% के आसपास की तेजी, तो 2650 रुपये के आसपास भाव गया था, वहां से शेयर रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। जो भी थोड़ी सी चिंताएं इमर्ज हुई थी टेस्ला की भारत में एंट्री को लेकर, उनकी EVs के इंपोर्ट को लेकर, उससे थोड़ा सा हम देखने की उभरने की कोशिश जरूर है। चलिए समझते हैं कि आपके लिए ओपनिंग में ट्रेड के मौके कहाँ पर बन रहे हैं, और शुरुआत तेजस जी आपसे करेंगे। कहाँ पर आपकी नजर गई है? 5 दिनों के लॉस के बाद आज बाजार शांत है, शायद थोड़ी सी रिकवरी और हो। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। तो मेरा जो ओपनिंग का ट्रेड है वो बैंकिंग क्षेत्र से है। कोटक महिंद्रा बैंक का काउंटर मुझे काफ़ी पसंद है। ये स्टॉक ने इंस्पाइट ऑफ फॉल इन द मार्केट एक चट्टान की तरह ये खड़ा है, और कल के सत्र में स्टॉक ने 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई है
और एक बुलिश पियर्सिंग पैटर्न भी फॉर्म हुई डेली चार्ट पे, जो एक बुलिश पैटर्न है। तो एक माइनर डिप में खरीदारी करिए। अगर यहाँ से एक डिप आता है 1965 के करीबन, तो काफी आइडियल लेवल रहेगा स्टॉक को खरीदारी करने के लिए। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1930 के नीचे। पहला लक्ष्य रहेगा 2000 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 2025 का। 2000 और 2025 ये दो टारगेट कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। आज 0.25% के गेंस पर शुरुआत की है 2 दिनों की लॉस के बाद। चंदन जी, आपकी नजर कहां पर गई है बाजार में? आप क्या खरीदवार हैं? देखिए, इस बाजार में कहीं ना कहीं एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव है, तो आप देखोगे 2 खरीदारी के मौके ढूंढने को मिलते हैं तो 8 बिकवाली के मौके बन जाते हैं। कहीं ना कहीं ध्यान रखना पड़ेगा, और जो यहाँ पे बाउंस आते हैं वो बाउंस काफी लिमिटेड बन रहा है। फिर भी 2-3 काउंटर मेरे ध्यान में, एक रहेगा आपका यूपीएल केमिकल काउंटर्स, पिछले कुछ वीक से थोड़ा परफॉर्म कर रहे हैं, और बाजार की गिरावट के बावजूद भी यहाँ पे थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। ओवरऑल हम पिछले 2-3 महीने की बात करें तो इंडेक्स लगभग इस साल में 4.5-5% डाउन है, बट यूपीएल जैसा काउंटर लगभग 28-30% की बढ़ोतरी के साथ अपने आप में खड़ा है और मल्टीपल मंथ्स के हाई पे है। तो यूपीएल में स्ट्रेंथ है, डिप्स में खरीदारी की सलाह देंगे। 630 का मेजर सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 675-680 के टारगेट के लिए। उसके अलावा कहीं ना कहीं सिलेक्टिव फाइनेंशियल पे और स्पेशली बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व पे भरोसा जताया जा सकता है। तो बजाज फिनसर्व हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि बाजार की गिरावट के साथ यहाँ पे गिरावट नहीं है, स्टॉक रिजिलियंस है। 4-5 दिन का जो कंसोलिडेशन मूव है वो कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे लगभग 1830 के सपोर्ट से खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। ऊपर में आपको लगभग 1960 तक के अपसाइड बनने चाहिए। तो यूपीएल, सेलेक्टिव केमिकल काउंटर या फाइनेंशियल में बजाज फिनसर्व, ये कुछ चुनिंदा नाम रहेंगे जहाँ पे फोकस किया जा सकता है। और उसके अलावा जब आप केमिकल की बात करते हो तो फर्टिलाइजर भी फोकस करना चाहिए। तो चंबल फर्टिलाइजर भी एक हमारे रेडार पे है, जो अपने आप में होल्ड कर रहा है, स्ट्रेंथ बनी हुई है। 542 का सपोर्ट है, ऊपर में 575 तक के टारगेट के लिए। तो बजाज फिनसर्व, चंबल फर्टिलाइजर और यूपीएल, मेरा मानना है कि बाजार चलेगा तो इन तीनों काउंटर में अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव बायस भी बन रहे हैं। यूपीएल, चंबल फर्टिलाइजर और बजाज फिनसर्व, ये 3 शेयर और तीनों की तीनों तेजी के सौदे आपके लिए। 575 रुपए का टारगेट हो गया चंबल फर्टिलाइजर के लिए, 542 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। यूपीएल को हम देख रहे हैं कि 650 रुपए के आसपास ये बिल्कुल टिका हुआ है, उस स्तर को छोड़ नहीं रहा है। बाजार भले कमजोर हुआ है लेकिन स्ट्रेंथ दिख रही है, और उसी स्ट्रेंथ को प्ले करने की आपको सलाह दे रहे हैं चंदन जी। आज ऑटोज में हम देख रहे हैं कि सिलेक्टिव बाइंग है। एमएनएम समेत हम देख रहे हैं कि मारुति सुजुकी हो गया, आयशर हो गया, यहां पर आपको फिलहाल बाइंग दिखेगी। तेजी जी, ऑटो में कोई ट्रेड लेना है क्या? एमएनएम पर भी एक बार जरा गाइड कर दीजिए, क्योंकि लोगों के मन में अब हो रहा होगा कि क्या करेक्शन पूरा हो गया, आज दूसरा सत्र है चलने का, क्या यहां पर भी ट्रेड बन रहा है? देखिए, एमएनएम की बात करें तो ये स्टॉक में हमने एक लगातार गिरावट देखी थी 3270 के लेवल से, और रिसेंटली स्टॉक ने एक 10-12 दिन के गिरावट के बाद एक हल्की सी रैली दिखाई है। स्टॉक ने फ्राइडे के सत्र में 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया था, जो एक नेगेटिव संकेत दिया है स्टॉक ने। आज स्टॉक 200 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन ही ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से जो चार्ट स्ट्रक्चर है थोड़ा वीक है। यहाँ से अगर पुल बैक रैली आती है, अगर स्टॉक 2850 2900 तक जाता है, तो किसी की लॉन्ग पोजीशन अटकी हुई है तो इसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने जो एक क्रूशियल सपोर्ट था 2750 का, वो तोड़ दिया है। तो बायस थोड़ा नेगेटिव है एमएनएम में। आज अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव है, हालांकि 2% की तेजी आज भी हो गई। कल के सत्र में भी हमने देखा था 1.5% की तेजी रहेगी। तो हाल फिलहाल जो लोज थे वहां से 100 रुपए के आसपास की रिकवरी एमएनएम के शेयर में आ गई है। किरण जी, आप जरा बता दीजिए आपकी नजर बाजार में कहां पर गई है और आप क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं? सो हमारी नजर कैस्ट्रॉल के ऊपर है। हालांकि 2 शेयर है। पहला कैस्ट्रॉल की अगर हम डिस्कस करें तो जिस तरह से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है हमें। कंडीशनल आया था 220, लेकिन जिस तरह से भी मार्केट की ओपनिंग हुई है, मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है, तो कैस्ट्रॉल करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कर सकते हो। एक जो पोजिशनल स्टॉप लॉस है वो 205 का आप मेंटेन करो, और जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, अगर यहाँ से आप 1 से 2 महीना देने के लिए तैयार हो तो 250 260 तक भी ये काउंटर जा सकता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा लंबे नजरिए का ध्यान रख के कैस्ट्रॉल लॉन्ग करना चाहिए।
एक शॉर्ट टर्म यानी कि इंट्राडे या तो बीटीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना तो आप पेटीएम के ऊपर ध्यान दे सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो 700 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है, बुलिश एंगलफिन कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी बनाई है और मल्टीपल बुलिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आप पेटीएम लॉन्ग कर सकते हो करंट मार्केट प्राइस से। एक स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है वो 734 का मेंटेन करना है। अगर 734 ब्रीच नहीं होता है तो देयर आर चांसेस कि 800 तक की रैली आप 1 से 2 दिन में देख सकते हो। चल तो हमने सुन लिया किरण जी, 260 के टारगेट अच्छी रफ्तार तो कैस्ट्रॉल ने दिखाई है, लेकिन 260 के टारगेट 205 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ये आपको बाय करना है। दूसरा शेयर आपने कौन बताया, जरा फिर से बोल दीजिए अपने टारगेट और स्टॉप लॉस। दूसरा शेयर जो था वो पेटीएम था, वो 1-2 दिन के लिए नजरिए से बाय कर सकते हैं आप। कैस्ट्रॉल जो है वो 1 से 2 महीने की टाइम फ्रेम के लिए हमने दिया, इट्स नॉट फॉर द इंट्राडे पर नंबर 1। मैं पेटीएम की भी डिस्कशन करूं तो पेटीएम में एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट है, साथ ही साथ एक 700 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास बुलिश एंगलफिन कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी बनी है। तो पेटीएम आप लॉन्ग कर सकते हो 755-750 की रेंज के अंदर। 738 739 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और जिस तरह से चार्ट पैटर्न है 1 से 2 दिन में आप 800 तक की रैली यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1 से 2 दिन में 800 रुपए तक की रैली आ सकती है पेटीएम में। आपको ध्यान होगा कि पेटीएम इसी स्तर से 800 रुपए के स्तर से भी गिरा था और 715 रुपए के आसपास जाके सपोर्ट लिया और वहां से फिर से ये चल रहा है। 800 रुपए के अब टारगेट फिर से बन जाएंगे इसमें। 738 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको इस शेयर को खरीदना है। ऑटो की हम बात कर रहे थे तो एक ऑटो इंसलरी कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं। चंदन जी, आप जरा संवर्धन मदरसन चेक करके बताइए, छोटी छोटी तेजी आनी शुरू हो गई है संवर्धन मदरसन के शेयर में, क्या ये तेजी सस्टेन कर पाएगी? कोई ट्रेड बन रहा है इसमें? मुश्किल होगा इसके बारे में बोलने का, क्योंकि 5 महीने में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 215 से 121 तक का डिक्लाइन ऑलरेडी आ चुका है और इवन वीकली सेटअप देखूं तो लोअर टॉप लोअर बॉटम इंटेक्ट है। 3-4 दिन पहले 132 तक का बाउंस दिया, बट वो बाउंस टिक नहीं पाया। इवन पिछले लगभग 10 दिनों की बात करें तो 2 बार 132 तक का लेवल टेस्ट किया, बट अपने आप को होल्ड नहीं किया और मल्टीपल सपोर्ट 121 के आसपास बना हुआ है। तो एज ऑफ नाउ तो 121 और 132 ये 10-11 रुपए का रेंज है। इस रेंज के अदर साइड निकलेगा तब यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होगा, अदरवाइज नीचे के लेवल को टेस्ट करता हुआ काउंटर नजर आ सकता है। तो वीक स्ट्रक्चर है, पोज लिया है, फॉलो अप आएगा या 121 का सपोर्ट ले तभी यहाँ पे कोई रणनीति बन सकती है। वीक स्ट्रक्चर है, पॉज लिया है, 121 के लेवल्स को देखना होगा, उसी के बाद कोई पोजीशन इस वक्त से वॉच लिस्ट में रखने की राय ट्रिकी है शामिल के चार्ट्स इस वक्त अकॉर्डिंग टू चंदन जी। लेकिन फ्लैट लेवल्स पर निफ्टी आज खुलता हुआ दिखा, प्रीवियस सेशन के ही रेंज को बरकरार रखते हुए। बैंक निफ्टी की भी अगर बात करें इस वक्त भी 22,561 के लेवल्स पर निफ्टी, बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस सेशन हाई को सरपास जरूर कर रहा, तो इस वक्त 48,692 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। मिड कैप में भी फ्लैट कामकाज, लेकिन स्मॉल कैप पर नजर होनी चाहिए क्योंकि ब्रॉडर इंडिसेस, बेंचमार्क्स और मिड कैप के मुकाबले स्मॉल कैप में स्टॉक स्पेसिफिक मूव जरूर नजर आए। और निफ्टी आईटी इंडेक्स की अगर बात करें 6 महीने के निचले स्तरों पर इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक चार्ट में सबसे ज्यादा कमजोरी आईटी, मेटल और रियल एस्टेट सेक्टर पर नजर आ रही है। ऑटोमोबाइल स्पेस, फाइनेंशियल सर्विसेज और कुछ हद तक बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं जो कि इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। तेजस जी गुड मॉर्निंग। शुरुआत इरेडा से करना चाहूंगी एंड टेकिंग द क्यूज फ्रॉम रिजल्ट्स और इनके फाइनेंशियल्स। लोन बुक में करीब 36% की ग्रोथ देखने को मिली थी। नतीजे जब आए, स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए, ब्याज से आय में करीब 40% की बढ़ोतरी रही, मुनाफे में भी 27% का इजाफा। इस वक्त अगर आप देखेंगे इरेडा के चार्ट्स जो हैं ऑलमोस्ट 2-2.5% की तेजी के साथ वॉलेटाइल मार्केट्स में मजबूती के साइंस दिखा रहे हैं। कोई टेक 175-176 के लेवल्स पर? देखिए, ईडा की हम बात करें तो स्टॉक एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है और स्टॉक जो अपनी 20 दिन की मूविंग एवरेज है इसको सरपास नहीं कर पा रहा है। फ्राइडे के सेशन में एक अच्छी खासी रैली आई थी, बट ऊपर में हमने एक जोरदार गिरावट देखी है स्टॉक ने, और स्टॉक ने एक शूटिंग स्टार पैटर्न भी बनाया है डेली चार्ट पे जो एक नेगेटिव पैटर्न है। 180 एक इमीडिएट बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक सरपास नहीं करता है मुझे लग रहा है ऊपरी स्तरों से थोड़ी सेलिंग प्रेशर आ सकती है। अगर 180 का लेवल सरपास होता है तो फिर स्टॉक में एक हल्की सी पुलबैक रैली देख सकते हैं 188-190 के करीबन। ये राय इरेडा पर इस वक्त मिलती हुई। इस बीच ट्रेंड के नतीजों की भी अगर बात करें, चंदन जी आपसे एक राय जानना चाहेंगे। कंपनी के प्रॉफिट्स में इजाफा जरूर देखने को मिला था, इन लाइन विद एस्टिमेट्स, अनुमान के मुताबिक नंबर्स रहे, और इसके ठीक बाद ट्रेंड में हमने काफी उतार चढ़ाव के बीच कामकाज देखा, लेकिन 5089 के लेवल्स पर कितना आकर्षक नजर आता है?
ये देखिए ट्रेंड अच्छा कंपनी है तो ऑब्वियसली बाय ऑन डिक्लाइन में हमेशा आकर्षित रहेगा, बट ओवरऑल वीकली सेटअप की बात करें तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है और सेलिंग प्रेशर में थोड़ा सा पोज देखने को मिला है। इनफैक्ट आज से हम पिछले लगभग 25-30 सप्ताह पहले जाएं तो 4950 के आसपास के सपोर्ट को होल्ड करके इसने 8300 तक का रनअप दिखाया था और अभी वापस हम उसी 4900 के जोन को बेस बना रहे हैं। तो यदि जुलाई 2024 के प्राइस सेटअप को माने तो इन्हीं लेवल के आसपास बेस बनना चाहिए। बट इंपॉर्टेंट ये है कि क्या पूरा बाजार रिकवर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार के डिक्लाइन को कोई भी काउंटर इग्नोर नहीं कर पाएगा बड़े तौर पे। बट कहीं ना कहीं डेली चार्ट की बात करें तो बॉटम बन रहा है। मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के लिए तो बिल्कुल फोकस करना चाहिए। 4950 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। ये स्टॉक आपको लगभग 5350 से लेके 5500 तक का उछाल दिखा सकता है। 5350, उसके बाद 5500 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। गिरावट में खरीदारी के मौके ट्रेंड में जरूर ढूंढने चाहिए। किरण जी, इस बीच सबसे पहले तो क्रेडिट आपको कैस्ट्रल इंडिया बाजार खुलने से पहले इस पर हमने इनफैक्ट आपसे राय ली थी और बाजार खुलने के साथ साथ इनफैक्ट आपका कहना था रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल अट्रैक्टिव नजर भी आता है और इस वक्त हम देख रहे हैं ट्रेड्स में ये विजिबल भी है। तेजस जी, श्रीराम फाइनेंस पर एक राय आपसे जानना जरूर चाहेंगे, क्योंकि बाजार खुलने के साथ साथ इस स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। पिछले कुछ सेशन से जहां बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की हम बात करते हैं, श्रीराम फाइनेंस वन ऑफ द काउंटर जो कि काफी अट्रैक्टिव साबित होता है। देखिए, श्रीराम फाइनेंस की बात करें तो बहुत ही बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने एक बॉटम बना के अभी एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है और स्टॉक ने जो इसकी जो लंबी अवधि की मूविंग एवरेज है 200 दिन, उसके ऊपर कंसिस्टेंटली क्लोज दिया है पिछले 3-4 दिनों से। मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए श्रीराम फाइनेंस में। यहाँ से कोई डिप आता है तो खरीद करके चल सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 560 का, और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो है 600 से लेके 620 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखिए श्रीराम फाइनेंस में। खरीदारी की रणनीति 620 के लेवल्स और उससे भी आगे बढ़ने का दमखम रखता है श्रीराम फाइनेंस। इस वक्त सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में सपोर्ट बिल्ट होते हुए स्लो एंड इवेंचुअली ही लेकिन नजर जरूर आ रहे हैं, जहां ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, एनर्जी, पीएसयू बैंक, ये सारे के सारे बास्केट्स हैं, सारे के सारे बकेट्स हैं जहां पर हरे निशान के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। संभलने की ही कोशिश कह सकते हैं मार्केट की। फार्मा ऑन द फ्लिप साइड इस वक्त बैक सीट पर है। मेटल, रियल एस्टेट और आईटी में भी कमजोरी, लेकिन फार्मा, लेबोरेटरी, डायग्नोस्टिक से जुड़ी चुनिंदा कंपनियां, चंदन जी, इप्का लेबोरेटरीज, बायोकॉन, मैक्स हेल्थ केयर, अच्छा एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स एंड इन पर्टिकुलर फार्मा लेबोरेटरी स्पेस में इप्का लेबोरेटरीज जैसे काउंटर पर आपका नजरिया, आपकी राय क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स की बात करें तो यूएस से जो भी खबरें आई थी उसके बाद में निफ्टी फार्मा में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट कहीं ना कहीं अब एक मेजर सपोर्ट के पास ये पूरा फार्मा इंडेक्स है। अब भले ही लुपिन, सन फार्मा जैसे काउंटर में पिछले कुछ दिनों में बड़ी गिरावट देखने को मिली, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट बेस्ड बाइंग तो आनी चाहिए यदि बाजार नीचे के लेवल को होल्ड करता है। और खासतौर पर इप्का लेब की बात करें तो वीकली चार्ट में पिछले 5 वीक से कंसोलिडेट हो रहा है। अच्छी बात यह है कि मार्केट गिर है और ये काउंटर कंसोलिडेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं रेजिलियंस और अपने एक डिफेंसिव बिहेवियर ये बता रहा है। 3 दिन से बात करें तो नैरो रेंज प्राइस फॉर्मेशन है, हल्का सा फॉलोअप चाहिए बाइंग इंटरेस्ट के लिए, बट ऐसा माना जा रहा है कि 1410 एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में 1500 तक के लेवल को छूने के लिए। उसके अलावा यदि आप दूसरे और फार्मा रिलेटेड काउंटर्स की बात करें तो लोरस लेब एक ऐसा काउंटर हो सकता है जहां पे रिवर्सल बनना चाहिए, क्योंकि कल के दिन एक बुलिश बेल्ट होल्ड काइंड ऑफ पैटर्न बना था और आज के दिन को कंबाइन करें तो एक बुलिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न बनता है, जो इंडिकेट कर रहा है कि 12-13 दिनों की डिक्लाइन के बाद अब मेजर सपोर्ट बन रहा है। इनफैक्ट आप यहाँ पे देखोगे तो 27 जनवरी को एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला, उस सेल ऑफ को रिकवर किया और वापस उन्हीं को टेस्ट करके वापस रिकवरी आ रही है। तो इसलिए इप्का के अलावा लोरस लेब पे भी भरोसा जताना चाहिए। 530 का सपोर्ट है, 558, 560 तक के बाउंस बैक यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स इस बीच हुए हैं मार्केट्स के अंदर। जब तक चंदन सर आप बोल रहे थे इन बिटवीन 50 पॉइंट की बढ़त आपको निफ्टी के अंदर दिख रही है,
आज आप काफ़ी शुभ हैं और मेरे को लग रहा है आपसे बातचीत करके मज़ा आ रहा है। सुबह भी आपसे 2-4 पॉइंट हमने पूछे, एजुकेशन के पॉइंट पूछे। एक छोटा सा पॉइंट और भी रखना चाहूँगा आपके सामने। सेबी कंसल्टेशन पेपर लेके आना चाहता है एक्चुअली में जो बैन शेयर्स है उसको लेकर। इस सब के पीछे की कवायद क्यों है आपको जरा पहले थोड़ा सा वो बता देता हूँ, फिर चंदन सर एक बार अपने जरा कैलकुलेशंस बताना कि कितना ठीक होने जा रहा है और ये कितना सही होगा। पहला पॉइंट, मार्केट्स में अभी भी लॉट साइज बदले हैं। आपको पता है लॉट साइज बदले गए हैं। पहले निफ्टी 25 का होता था, अब 75 का हो गया। बैंक निफ्टी पहले 15 का था, अब 30 का हो चुका है। दूसरा पॉइंट, वीकली एक्सपायरी खत्म कर दी गई है बैंक निफ्टी में अभी भी वीकली एक्सपायरी है। तीसरी जिस प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं डेट इज कॉल्ड अ मार्केट वाइज पोजीशन लिमिट, जिसको हम MWPL कहते हैं, जिससे बैंस कैलकुलेशंस होते हैं। मार्केट्स में कैलकुलेशंस ये बताई जा रही है कि इसके अंदर जो चेंजेस होगा यानी कि बैंड्स में भेजने का और निकालने का जो शेयर्स होगा उसके थोड़े मेथडोलॉजी को चेंज किया जाएगा। नोशनल वैल्यू पे ना निकाल के इसको इक्विवेलेंट वैल्यू पे निकाला जाए। ये एक टेक्निकल टर्म्स हैं, आप इतना गंभीरता से इसको ना देखिए। डेल्टा, थीटा, गामा इन सब पे भी कैलकुलेशंस पे ना जाइए। इतना समझ लीजिए कि सेबी कंसल्टेशन पेपर से ये बताना चाह रहा है या आगे चल के सबसे राय मांगेगा कि भाई अगर कोई शेयर बार बार बैन में जा रहा है या उसको बैन में बार बार भेजना है तो क्या हम अपने मेथड्स में चेंज कर सकते हैं। आपको भी पता है बैन में 8-8, 9-9 शेयर्स चले जाते हैं, डेरिवेटिव एक्सपायरी के आसपास भी खड़े रहते हैं वो शेयर्स। हालांकि इस बार क्योंकि बाजार टूटा हुआ था, सिर्फ 2 ही शेयर एफएडो बैन में अभी तक चल रहे हैं। नहीं तो आप हिस्टोरिकली चेक कर लो, कम से कम 7-8 शेयर, कई बार तो 12-12 शेयर भी एफएडो बैन में रहे जब बुल ट्रेड चलता है मार्केट्स का। तो उसकी कुछ कैलकुलेशंस को चेंज कर रहा है ताकि पार्टिसिपेशन आपको पूरा मिल पाए, बार बार बैन में शेयर्स ना डाले जाएं और अगर डाले भी जा रहे हैं तो जेन्युइन रीजन से हों। आपको एक चीज़ के बारे में इसके पीछे और वजह भी देता हूं। 45 शेयर्स नए आए हैं जिनका पहली बार का एक्सपीरियंस है डेरिवेटिव्स में ट्रेड करने का। उनको नहीं पता कि पोजीशंस कैसी बनती है कैसे नहीं बनती, बैन में चले जा रहे हैं वो शेयर्स। और ये ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए और एफएनओ में ट्रेड करने के लिए, ये सब के लिए नया एक्सपीरियंस है। ये मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है। मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता था कि SGVN भी एफएनओ में आ जाएगा, बट वो एफएनओ में है। बड़ी हैरानी की बात होती है देख के भी हमको कई बार तो, लेकिन कोई बात नहीं। चंदन सर, मेरे को सिर्फ एक आपका टेक चाहिए। थोड़ी सी कैलकुलेशंस की जा रही है सिर्फ बैन में इन और आउट की कंसल्टेशन पेपर, और जो मैंने 3 रीजंस बताए, नए शेयर आए, वीकली ऑप्शंस खत्म कर दी गई हैं और साथ ही मार्केट्स के अंदर थोड़ा डाउनफॉल भी है। इस पर एक बार आपका टेक सर। बिल्कुल, देखिए आपने काफी डिटेल से इन सब बातों के जिक्र किया और मैं फटाफट इन पर रिप्लाई देना चाहता हूँ। पहले तो जो भी काउंटर एफएनओ में आता है उसमें 3 कैलकुलेशन वर्क करती है। एक तो शुड बी अमंग टॉप 500 कंपनीज और 300 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट के वॉल्यूम्स के अमंग के लिए भी टॉप कंपनीज होनी चाहिए, और इंपॉर्टेंट पार्ट है उनका क्वार्टर सिग्मा। अब हम मार्केट वाइड पोजीशन की बात करें तो डेरिवेटिव्स का जो डेफिनेशन है वो यही है कि अ प्रोडक्ट हुज वैल्यू डिराइव फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स, यानी कि अंडरलाइन एसेट्स के हिसाब से उसकी वैल्यू डिराइव करेगी। बट एक्चुअल में डेरिवेटिव्स के ओपन इंटरेस्ट उसकी रियल जो क्वांटिटी होती है शेयर्स की उससे बढ़ जाती है। सो डेरिवेटिव्स ये बोलता है कि आपके पास यदि X या 1 लाख शेयर्स यदि इक्विटी है तो आपका ओपन इंटरेस्ट 1,10,000 कैसे हो सकता है। और यूजुअली अभी जब मार्केट वाइड पोजीशन ओपन इंटरेस्ट 95% टोटल पोजीशन का बढ़ जाता है तब वहां पे एफएनओ के बैन पीरियड में आ जाते हैं, और फिर जब वो 85% के नीचे पोजीशन निकलती है तो वो बैन पीरियड से निकलती है। बट काफी स्टॉक्स है जहां पे लोगों को ट्रेडिंग की एक्टिविटी ज्यादा रहती है, वो थोड़े से मूवमेंट में, थोड़े से हैंड चेंज में या थोड़े से एक्टिविटीज में बैन पीरियड में आ जाते हैं। तो आई थिंक वो करने से काफी स्टॉक्स है वो बैन पीरियड में के क्राइटेरिया में नहीं रहेंगे। काफी स्टॉक्स है जहां पे ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, वहां पे मार्जिन बढ़ेंगे। साथ में आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जब भी काउंटर बैन पीरियड में आता है तो और कोई कैरी करता है ओपन इंटरेस्ट, सो पर लोड पर डे का वहां पे बैन भी वहां पे आपको पेनल्टी भी लगता है और साथ में मार्जिन भी बढ़ जाते हैं। तो इस रूल से बहुत सारे काउंटर्स है जहां पे अननेसेसिटी और ज्यादा स्पेकुलेशन बनता है, उसमें मेरे हिसाब से थोड़ी सी रोकथाम रहेगी। और कहीं ना कहीं रेगुलेटर का यही कंसर्न है कि इंडेक्स और एक्सपायरी के बाद अब कहीं ना कहीं स्टॉक्स में जो उठापटक हो रही है उसकी वॉलेटिलिटी को भी थोड़ा कैसे कूल ऑफ किया जाए। जी, डन, पॉइंट टेकन है सर। और कुल मिला के सेबी का ये कदम है, मैं इसको रफ में बोलूँगा कि एक और कदम है सेबी को अच्छे से रेगुलेट करने का, एफएनओ को रेगुलेट करने का, जिसके अंदर इससे पहले उन्होंने वीकली ऑप्शंस को घटाया ताकि
फालतू के स्पेकुलेशंस ना हो और हेजिंग वेजिंग टूल बन गए थे ये ऑप्शंस। दूसरा तरीका ये हो रहा है कि मार्केट वाइड पोजीशंस लिमिट को बढ़ाओ, जैसे चंदन सर भी आपको बता रहे हैं, एक तो बैन में जाने से पेनल्टी लगती है, फिर दूसरा उसके अंदर वॉल्यूम ड्रॉप डाउन हो जाता है, और जब भी कोई बड़ा प्लेयर उसके अंदर शेक करेगा मार्केट के अंदर शेकिंग काफ़ी होती है। और आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, F&O के शेयर्स में ना सर्किट्स नहीं होते हैं, इसलिए मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। हालांकि पहले 5-10%, फिर 15%, 20% करके टाइम टू टाइम लगते हैं सर्किट्स फॉर अ टाइम बिंग, बट ये शेयर बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। उसमें से एक कड़ी ये है कि मार्केट वाइड पोजीशंस लिमिट की कुछ कैलकुलेशंस को चेंज कर दो, बस बेसिक्स इतना समझना है। अल्फ़ा, बीटा, थीटा, गामा, इन सब पे मत जाओ भी आप, ये बहुत प्रोफेशनल लोगों का काम है। एनी हाउ 150 पॉइंट ऊपर देख के तेजस सर मज़ा आ रहा है। नरेश भाई मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। नरेश जी नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर मार्केट्स आपने देखा होगा, आपके शेयर सर, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले बाई रहेगा श्रीराम फाइनेंस पर, जहां पे अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ रहा है, नया लो नहीं बना इस मार्केट के साथ, बेस भी बन चुका है 520 550 पे। सो यहाँ पे एक मोमेंटम मूव आ सकता है आगे जाकर। 560 स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 630 होगा पोजीशन। दूसरा बाई होगा भारतीय एयरटेल पर, जहां पे एक अच्छा करेक्शन आ चुका है, एक रिस्क रिवॉर्ड बाई है। 1610 का स्टॉप लॉस होगा, 1670 का टारगेट होगा। ठीक है, इंडिया विक्स करीब 2-2.5% टूटा है, ऑल्दो वैसे भी फेयर इतना बचा ही कहाँ, फेयर किस चीज़ का फेयर है, सारे क्रिटिकल लेवल तो तोड़ ही चुके थे, बट फिर भी विक्स 2-2.5% थोड़ा आज प्रेशर नीचे है उसका, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। ध्यान रखा जाए एक्सपायरी वाले वीक में हम चल रहे हैं, आज ही काम करेंगे, कल छुट्टी है, फिर परसों एक्सपायरी को भी फील करेंगे, तो इसलिए जो शेयर के अंदर मूवमेंट आ रही है ना, उसका बहुत बड़ा हिस्सा, मैं बोलूँगा कि 70% से ज़्यादा बड़ा हिस्सा वैल्यूएशन नहीं है, एक्सपायरी इम्पैक्ट है। तो इसलिए आज जिन भी शेयरों के अंदर आप ट्रेड देख रहे हैं, उसका इस मंथ का और नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट चेक करके लेना, ठीक है। तेजस आपकी तरफ से कोई शेयर आपने नोटिस किया है? मार्केट्स 150 पॉइंट ऊपर है, 50 पॉइंट सॉरी, निफ्टी। ठीक है, मुझे ऑटो सेक्टर से थोड़ा मारुति का स्टॉक अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक में हमने एक स्विंग हाई बनते हुए देखा था 3 फरवरी को 13,500 के करीबन, और उसके बाद स्टॉक में एक लगातार करेक्शन मोड में चला गया था। स्टॉक अभी इमीडिएट बेसिस पे 50 दिन की मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है, तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से काफी फेवरेबल बन रहा है स्टॉक। 12,200 के स्टॉप लॉस से ये स्टॉक में खरीदारी करिए, मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, और ऊपर में 12,700 से लेके 12,900 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं। ठीक है, डन। चंदन सर आपने कुछ देखा है क्या? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे 3-4 काउंटर मैंने डिस्कस किए हैं और आई थिंक अच्छे स्टॉक्स है। एक तो बजाज ट्विंस पे भरोसा जताया जा सकता है, चाहे बजाज फिंसर की बात करें या बजाज फिनेंस की बात करें। बजाज फिंसर को यहाँ पे सजेशन के रूप में दे चुके हैं। यूपीएल एक अच्छा लग रहा है, जहाँ पे एक बड़े ब्रेकआउट आने चाहिए, कहीं ना कहीं केमिकल फर्टिलाइजर पे हमारा फोकस है। उसके अलावा कंजम्पशन की थीम को फोकस करें तो इंडिको एक काउंटर हो सकता है। और इंडेक्स के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि इंडेक्स ने आज एक ओपन लो सेम बनाया है, और ऊपर के जो मूवमेंट था उससे 14 डेज कंप्लीट हुआ है, तो आज ये 22,650 यदि निकल जाता है, कंडीशन आपको बता रहा हूँ, 22,650 निकल जाता है, तो मेरा मानना है काफी हद तक बाजार को थोड़ी सी राहत की उम्मीद मिलेगी। बट 22,650 निकालना जरूरी है और आज के लो को टिकना बहुत जरूरी है। यदि ये होता है तो आई थिंक बाजार के थोड़े से समीकरण बदलते हुए नजर आ सकते हैं। 600 के ऊपर तो आ गए हैं, 22,650 आ जाए, 50 पॉइंट और दूर है यहाँ से, तो थोड़े से इंप्रूवमेंट की आप उम्मीद करके चल सकते हैं। निफ्टी बैंक की जो तेज़ी है वह करीब 125 अंकों के आसपास की, और आज हम देख रहे हैं कि जहाँ पर न्यूज़ है या फिर जहाँ पर मोमेंटम हो उन शेयरों में बाइंग हो रही है। आपको बजाज फिंसर बताया था चंदन जी ने, वहाँ पर तेज़ी आप होते हुए देखेंगे, 2% के आसपास की मजबूती है। M&M लीड कर रहा है 2.5% के आसपास की गेंस के साथ, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो पावर वाली जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर तेज़ी है। अडानी पावर, हालांकि अडानी ग्रुप की कंपनीज थोड़ी सी न्यूज़ सेंसिटिव होती हैं, लेकिन आज जो मूव अच्छा दे रहा है अडानी पावर। नरेश जी कोई मौका बन सकता है अडानी पावर में? तो बाउंस बैक आ सकता है, स्टॉक काफी गिरा हुआ है अगर हम देखें ओवरऑल, बट रिलेटिवली बाकी स्टॉक्स जो थे उनसे पहले जो रिकवरी आई थी उसमें सबसे पहले अडानी पावर हुआ करता था, तो साइडवेज हो चुका है। 450 का बेस है, ऊपर में 520 तक जा सकता है। ठीक है, 520 तक शेयर जा सकता है अडानी पावर का।
और नेस्ले पर एक बार जरा चंदन जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे। नेस्ले छोटी छोटी तेजी हो रही है पिछले 3-4 सत्र से, क्या नेस्ले चलने के लिए आपको तैयार दिख रहा है शेयर? ये 1% आज ऊपर है शेयर ये। देखिए, नेस्ले की बात करें, कहीं ना कहीं कंजम्पशन थीम पे वापस एक बाजार का रुझान बनेगा और नेस्ले पॉजिटिव सेटअप दिखा रहा है। इनफैक्ट ये काउंटर रडार पे है और 7-8 दिनों का जो हायर बेस है और 12 दिनों का ब्रेकआउट है वो एक पॉजिटिव बायस इंडिकेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से 2200 का सपोर्ट सफिशिएंट रहेगा 2325 के टारगेट के। ठीक है, 2300 रुपए के टारगेट के लिए आप इसको खरीद सकते हैं नेस्ले के शेयर को। 2200 रुपए के आसपास से धीरे धीरे करके अब देखिए 2250 रुपए का भाव इसमें हो गया है। आज मेटल वाले शेयरों में दबाव है। हिंडाल्को में हम देख रहे हैं कि प्रेशर दिख रहा है, करीब करीब अब गिरावट जो हो गई है 3% के आसपास की हो गई है। लगातार दूसरे सत्र में कमजोरी है ये। तेजस जी आप जरा बताइए, हिंडाल्को क्या और गिरेगा? यहां से भी शॉर्ट कर सकते हैं या फिर जो तेजी का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू है, बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं? देखिए, हिंडाल्को की बात करें तो ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया था 560 565 के करीबन, और उसके बाद स्टॉक ने एक लगातार रैली दिखाई है। फ्राइडे के सत्र में हमने देखा कि ये स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया था अबव 628, एक डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट आया था और उसके बाद स्टॉक लगातार 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। कल के सत्र में और आज के सत्र में जो हम मुनाफा वसूली देख रहे हैं वो एक हेल्दी करेक्शन की साइन है। स्टॉक का जो बेस है वो करीबन 605 610 के करीबन काफी स्ट्रांग बेस है। तो मुझे लग रहा है ये गिरावट में स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए विद स्टॉप लॉस बिलो 605, और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में अभी जो रिसेंट स्विंग हाई बना था वो रिटेस्ट हो सकता है 660 के लेवल और 680 तक के भी लेवल हम ये स्टॉक में देख सकते हैं। 660 680 बाउंस बैक दिखा सकता है आपको शेयर, इस पर नजर होनी चाहिए। दो शेयर नरेश जी आपसे जानना चाहेंगे। बाटा पर कल हमने BTST ट्रेड भी लिया था। बाटा अपनी तेजी को आज कंटिन्यू कर भी रहा है, तो एक स्पॉट ऑन ये पिकिंग रही है। बाटा में कितनी तेजी आप और देख रहे हैं? और बाटा के साथ साथ जरा अशोक लेलैंड के भी टारगेट बताइए, क्या नई तेजी यहां पर कर सकते हैं अशोक लेलैंड में? ठीक है, तो लास्ट 4 महीने से 1420 से लेके 1450 का एक रेजिस्टेंस है, तो वहां तक तेजी आ सकती है और वहां पे पॉज होना चाहिए। अशोक लेलैंड ने काफी स्ट्रेंथ दिखाई है रिजल्ट्स के बाद, स्लोली एंड स्टेडीली मूव कर रहा है। यहाँ पे 235 तक एक रेजिस्टेंस है, वहां तक अपसाइड आ सकता है। आपके लिए ये राय दोनों शेयरों पर। निफ्टी में थोड़ी सी तेजी और बढ़ गई है। अभी चंदन जी बात कर रहे थे कि 22,650 के आसपास आ जाए, उसके ऊपर निकले तो स्ट्रेंथ और बढ़ती हुई दिखाई देगी। 60 अंकों की तेजी आज आ गई है। ध्यान रखिए 5 सत्र की लगातार गिरावट के बाद ये रिकवरी आ रही है, और बावजूद उसके कि हमने देखा है कि 6,000 करोड़ रुपए की FIs की सेलिंग आई है। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। निफ्टी बैंक में जो तेजी है वो 145 अंकों की, और आज एक अच्छी चीज देखने को मिल रही है, वो है मार्केट की ब्रेथ। आप ये देखेंगे कि करीब 1700 शेयर तेजी वाले हैं और उसके मुकाबले करीब 700 शेयर ही आज गिरावट वाले हैं। तो मिड कैप में, स्मॉल कैप में भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिख रही है, और 48,800 के ऊपर जाकर हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक इस वक्त कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। फाइनेंशियल्स में हम देख रहे हैं कि ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, इसके अलावा बजाज फिंसर और बजाज फाइनेंस तो ये चली रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंदन जी एक बार जरा बैंकिंग में कोई एक शेयर आपसे जानना चाहेंगे। ICICI बैंक ठीक पिक रहेगा ये? देखिए, सबसे पहले तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी ने कल एक डोजी सॉर्ट ऑफ पैटर्न विथ लॉन्ग लोअर शेडो बनाया। उसका मतलब यह है कि नीचे के लेवल से बाइंग हुई, भले ही ऊपर के लेवल पे बिकवाली आ रही है, और आज कल के क्लोजिंग के ऊपर बाजार है वो कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिकवरी की राहत यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब आप बैंकिंग स्पेसिफिक होके काउंटर की बात करें तो कुछ काउंटर यहाँ पे रडार पे रहेंगे, और मेरा फोकस रहेगा यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडसइंड बैंक पे, क्योंकि ICICI बैंक एक रेंज में अटक चुका है। एक्सिस बैंक का स्ट्रक्चर मिक्स और रेंज बाउंड क्यों दे रहा है, तो इंडसइंड बैंक को बहुत दिनों बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करना चाह रहे हैं विद द व्यू कि यहाँ पे डाउन साइड तो ज्यादा नहीं है। बाजार अभी गिरा है तो भी यहाँ पे कोई गिरावट नहीं बनी है, पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है। वीकली चार्ट में एक हल्का सा पोल एंड फ्लेग जैसा प्राइस पैटर्न भी बन रहा है। तो 1020 के सपोर्ट से यहाँ पे खरीदारी की सलाह रख सकते हो। ऊपर में 1065 1070 तक के टारगेट इंडसइंड बैंक में बनने चाहिए। तो इंडसइंड बैंक और सिलेक्टिव फाइनेंशियल नेम यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है।
बैंक 1070 तक के टारगेट्स यहाँ पर 1037 के लेवल्स पर अट्रैक्टिव इस वक्त नजर आ रहा है और साथ ही सिलेक्टिव फाइनेंशियल्स भी है जो कि चंदन जी के पॉजिटिव रेडार पर हैं। टारगेट्स आपके स्क्रीन पर इंडसइंड बैंक पर चंदन जी की रणनीति। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में अच्छी परफॉर्मेंस या कह सकते हैं कि बेहतरी इन कंपैरिजन है। बैंक निफ्टी के मुकाबले सेंसेक्स बेहतर परफॉर्म करता हुआ और मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छी रिकवरी दिन के निचले स्तरों से देखी जा रही है। पॉइंट वाइज अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 100 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से निफ्टी में देखने को मिली है। 22,600 के पार इस वक्त ट्रेड करता हुआ बैंक निफ्टी पर नजर होनी चाहिए। करीब 200 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से देखी जा चुकी है। बैंक निफ्टी में भी सिलेक्ट बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स भी फोकस में हैं और इनफैक्ट सरकारी बैंक्स को लेकर खबरें भी आई हैं जिसके चलते सरकारी बैंक और निजी क्षेत्र की बैंक्स पर नजर होनी चाहिए। 48,800 के पार इस वक्त बैंक निफ्टी में हरे निशान के साथ ट्रेड। सेंसेक्स में निचले स्तरों से 400 अंकों की मजबूती देखी जा रही है। मिड कैप करीब 500 550 अंक रिकवर कर गए हैं और स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की रिकवरी दिन के निचले स्तरों से। तो बाजार संभालने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में सबसे ज्यादा योगदान ऑटोमोबाइल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, मिड सेलेक्ट प्लेयर्स, एनर्जी, पीएसयू बैंक और साथ ही एफएमसीजी एंड सिलेक्टेड फार्मा स्पेस भी है। आईटी, मेटल और रियल एस्टेट सेक्टर का परफॉर्म करना अभी बाकी है। सेक्टर स्पेसिफिक कंट्रीब्यूटर्स की बात करी लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मेजर कंट्रीब्यूटर्स अगर देखें महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक, ये सारे के सारे काउंटर्स है जहां पर अच्छा खासा एक्शन है। एलएनटी, हिंडाल्को, टीसीएस, सनफर्म और एनटीपीसी आपको लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव झेलते हुए नजर आएंगे। नरेश जी गुड मॉर्निंग। एसबीआई कार्ड्स पर आपकी एक राय जरूर जानना चाहेंगे। एक शार्प अप मूव इस वक्त हम देख रहे हैं एसबीआई कार्ड्स के चार्ट में हरे निशान के साथ ये ट्रेड करता हुआ मजबूती के साइंस 843 के लेवल्स आधे से 1% तक की तेजी है और ब्रोकरेज बुलिश रिपोर्ट्स भी आई हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर। मॉर्गन स्टैनली की जहां मानना है इनका 685 तक के लेवल्स भी अपसाइड में 886 तक के लेवल्स भी देखे जा सकते हैं। 843 पर ये ऑलरेडी ट्रेड करता हुआ। ये एक स्टॉक ने काफी मोमेंटम दिखाया है लास्ट 2 महीने में। जब मार्केट ने करेक्ट किया है तो रिलेटिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। शॉर्ट टर्म में 820 830 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो 820 के स्टॉप लॉस से पोजिशनल बाय हो सकता है और ऊपर में 900 तक की अपसाइड हो सकती है। पोजिशनल बाय का कैंडिडेट बनता हुआ एसबीआई कार्ड एक शार्प अप मूव इस वक्त नजर आ रहा है। 900 तक के टारगेट्स भी यहां पर देखे जा सकते हैं। जियो फाइनेंस पर एक राय तेजस जी आपसे जानना चाहेंगे। जियो फाइनेंस आज के सत्र में परफॉर्म करता हुआ, इनफैक्ट जियो फाइनेंस की अगर बात करें 400 तक के टारगेट्स की भी बातें करते थे हम जियो फाइनेंस में। हालांकि ये वो दौर था जब बाजार पिछले 4 महीनों से कमजोरी जो दिखा रहा है वो नहीं देख रहा था, तब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी लगातार आती रहीं। इस वक्त की तेजी 1.25% की तो है, यहाँ से इमीडिएट बेसिस पर कोई अपटिक नजर आता है? मानसी जी देखिए, जियो फाइनेंस में देखेंगे तो स्टॉक ने एक करीबन 217-220 के करीबन एक अच्छा खासा बेस बना दिया है डेली चार्ट पे और स्टॉक अभी जो 20 दिन की मूविंग एवरेज है उसके करीबन ट्रेड कर रहा है। 20 दिन की एक हर्डल जो करीबन 238-240 के करीबन है। अगर ये स्टॉक ये लेवल सरपास करता है तो मुझे लग रहा है स्टॉक में एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है और स्टॉक ऊपर में 252-255 तक भी जा सकता है। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर वीक है बट एक रिलीफ रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है 1 से 2 साल के हिसाब से तो करंट भाव पे निवेश कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे ये रिलीफ रैली जैसा ही लग रहा है। और मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि ये स्टॉक में मेरा निजी निवेश है तो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन। एब्सोल्युटली पॉइंट टेकन। लंबी अवधि का निवेश जरूर बन रहा है लेकिन ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस यहाँ पर कॉशियस रहना होगा। फर्टिलाइजर पैक है जहां पर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स की नज़र भी है। चंदन जी ने भी फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर अपनी राय दी। इसके अलावा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक्स से जुड़े कुछ काउंटर्स हैं, साथ ही मुथूट फाइनेंस भी है लगातार हर सेशन में अच्छी मजबूती के बीच ये ट्रेड करता हुआ। डिक्सन टेक्नोलॉजीज एंड एम्बर एंटरप्राइजेस, चंदन जी एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी के साथ डिक्सन टेक्नोलॉजीज में इस वक्त मजबूती नजर आ रही है। करंट लेवल्स पर जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं दोनों स्टॉक्स में, नई पोजीशंस के लिहाज से भी क्या राय होगी? देखिए, सबसे पहले डिक्सन की बात करते हैं मानसी जी। तो डिक्सन पिछले लगभग 5 सप्ताह से 13,600 का बेस बना रहा है। इनफैक्ट आज से 7 दिन पहले भी वही लो बनाया था और 17 दिन पहले भी वही लो बनाया। तो ऐसा लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए 13,600 का एक बेस बन चुका है।
अब ओवरऑल वीकली सेटअप की बात करें तो पिछले 10 सप्ताह से गिरावट देखने को मिली। 19,000 से 13,600 तक की गिरावट के बाद अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी एक फेवरेबल टूल देते हुए नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं अर्ली साइन ऑफ द बॉटम आउट अप्रोच है। मार्केट रिकवरी होता है तो एक अच्छा काउंटर ये बन सकता है, बट चांसेस यही है कि रिकवरी बने, तो उसको ध्यान में रखते हुए 13,900 के सपोर्ट से खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। ऊपर में लगभग 15,000 तक के टारगेट डिक्सन में बन सकते हैं। अब हम अंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 3-4 दिनों से हाई टॉप्स हाई बॉटम है। ब्रेकडाउन के बाद एक सर्ज देखने को मिला, इंडिकेट कर रहा है अपटिक बनने चाहिए। 6,000 के सपोर्ट है, 6,420 के टारगेट भी यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, सो ये किराए आपको इस वक्त मिलती हुई ईएमएस कैटेगरी के स्टॉक्स के लिए, लेकिन बाजार में खरीदारी वापस लौटती हुई नजर आई है। खरीदारी कितनी सस्टेन रहेगी, कितनी इंटैक्ट रहेगी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। इस वक्त हरे निशान के साथ सेक्टर्स हो, चाहे इंडेक्सेस हो या स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हो, उस पर इस वक्त मजबूती के साइंस नज़र ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन पूरी की पूरी उम्मीद और होप्स यही लगाकर चलेंगे कि सेकेंड हाफ तक ये जो खरीदारी है वो बरकरार रहे। लेकिन चलिए, हमारे सारे के सारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स का शुक्रिया। तेजस जी, किरण जी, आपका शुक्रिया, और चंदन जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट पर अपनी राय, अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। इनफैक्ट आई शुड से कि अच्छा दिन है, आप सब हमारे साथ जुड़े। मार्केट में अच्छी रिकवरी इस वक्त हम देख रहे हैं, उम्मीद यही करेंगे कि ये जारी रहे। आगे बढ़